हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 11th जेक बोर्ड, जो आपको डेट पता चल गया होगा कि 28 फरवरी को जो 27 फरवरी का एग्ज़ाम डेट था वो हटा करके 28 फरवरी कर दिया गया है। तो आप रेडी हो जाइए, ठीक है। एक भी क्लास को मिस ना करें, ठीक है बच्चों। तो आपको क्लास 11th में एकदम टाइम से पहले सारा सिलेबस कंप्लीट करके दिया जाएगा, ठीक है। और बेसिक से पढ़ाई, कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है क्लास, बिल्कुल कमेंट करके बताएं, क्योंकि हम बस आपके कमेंट के भूखे हैं और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ, एक कमेंट आया था, एक बच्ची का बरखा कुमारी नाम था शायद, हाँ बिल्कुल वही बरखा कुमारी नाम था। उनका कहना था कि सर एक दिन में 2 क्लास दीजिए। एक बात बताते हैं बच्ची, कोई ज़रूरत नहीं है 2 क्लास का, बस आप एक ही क्लास कीजिए और अच्छे से कीजिए। मेरे सारे बातों को याद रखिए, ठीक है। आपका टाइम से पहले सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा। और दूसरा बात, 2 क्लास के पीछे मत जाइए, एक ही क्लास को कीजिए, बट 100% के साथ कीजिए। हम जितने बातों को बोलते हैं क्लास में ना, आपके माइंड में छप जाना चाहिए। बस इतना काम कीजिए आप, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आपका टाइम से पहले सिलेबस को कंप्लीट हम करेंगे, ठीक है। टाइम से पहले एकदम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक बच्ची का कमेंट आया था, यास्मीन नाम था। उनका कहना था सर हम बिहार बोर्ड के लिए पढ़ सकते हैं। तो बच्ची एक बात बताएं, बिहार बोर्ड में भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 11th का जो पढ़ाई कर रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर है। तो 11th का एग्ज़ाम बिहार बोर्ड में नहीं होता है, लेकिन अगर हम देखें तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब तक 11th नहीं तब तक 12th नहीं, ठीक है। और 12th जो हम पढ़ाएंगे वह कोई भी NCERT के बेसिस पर जो बोर्ड एग्ज़ाम लेता है, जो भी बोर्ड NCERT के बेस पर, कोई भी स्टेट लेवल सेंट्रल लेवल, अगर आपका NCERT के बेस पर अगर कोई एग्ज़ाम लेते हैं तो हम सारे बोर्ड का तैयारी करवाते हैं, ठीक है। हम स्पेशल झारखंड बोर्ड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि स्पेशल झारखंड बोर्ड का प्रिपरेशन करवाते हैं, बट हम सारे बोर्ड को कवर करते हैं, ठीक है। अगर आप क्लास को अच्छी तरह से देखेंगे, आप किसी भी बोर्ड के हों, अगर आप उस बोर्ड के सैम्पल पेपर को या प्रीवियस ईयर PYQ को अगर आप सॉल्व करते हैं तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ठीक है बच्चों। और तीसरा शिकायत है आप सबों का कि सर आप बहुत स्लो बोलते हैं। तो एक बात बताएं बच्चों, जब बेसिक बातों को सीखना पड़ता है ना तो स्लोली सीखना पड़ता है, स्पीड से नहीं। जब आप किसी चीज़ को ना स्लोली सीखते हैं ना तो आपके माइंड में छप जाता है और बेसिक मैथ्स में आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि आपका जो आदत है पहले से, वो पहले से आदत आपका क्या है कि सिर्फ प्रॉब्लम को बनाना, हमें बेसिक से मतलब कुछ नहीं है सर, सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व होना है, जिसके कारण आप कभी भी मैथ्स में बेहतर नहीं कर पाए या किए भी होंगे गलती से। तो वहाँ पे अब हम जो पढ़ा रहे हैं वह हर एक बच्चों को ध्यान में रख करके पढ़ा रहे हैं, ठीक है। कोई बच्चे स्लो समझते हैं, कोई बच्चे फास्ट समझते हैं। तो बच्चों आप लोगों के पास एक ऑप्शन है, जब स्ट्रीमिंग कंप्लीट हो जाए तो आप कंप्लीट होने के बाद जब वीडियो देखिए तो उसकी स्पीड को बढ़ा दीजिए और आप बढ़ा करके स्पीड देखिए। लेकिन याद रखिएगा, जब स्पीड बढ़ा करके देखिएगा ना तो कुछ बातें ऐसी होगी कि जो आपसे छूट जाएगा, और एग्ज़ाम में अगर वही क्वेश्चन आ गया तो बोलिएगा सर आप तो बताए नहीं थे। आप अपना गलती तो देखिएगा नहीं। इसीलिए मेरे क्लास को देखने के लिए आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, अगर आपको फुल में फुल मार्क्स लाना है तो बच्चों, ठीक है। पेशेंस। सिर्फ ये बताइए हम स्लो पढ़ा रहे हैं या जैसे भी पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना। और समझ में आ रहा है तो हम आपको हमेशा बोले अपने दोस्तों के बीच वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ज़रूर शेयर करें। शेयर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और आपके दोस्तों का कॉन्टैक्ट नंबर आपके ही फ़ोन में सेव है। तो बिल्कुल आप अगर एक स्टेटस लगाते हैं, शेयर करते हैं सोशल मीडिया में, तो आपके फ्रेंड देखेंगे, अगर उनको भी पसंद आए तो वो भी हमारे चैनल में जुड़ेंगे, तो उनको भी बेनिफिट होगा। बट एक बात कहिएगा
कि क्लास को बीच से देखना ना स्टार्ट करें, वो स्टार्टिंग से देखें। ठीक है बच्चों, चलिए जो भी बच्चे हैं, और एक चीज़ और देखें, आज के क्लास में कुछ बच्चे कुछ बच्चियाँ क्या थे, वह पहले ही ऑप्शन बता दे रहे थे। बिल्कुल, अगर आपको आता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तो आप पहले ही सॉल्व करके ऑप्शन हमें बता दें। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा बात है बच्चों, आप लोगों का कमेंट आया। और बिल्कुल अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, और एक बात बता दें कि ऑफलाइन क्लास 12 का बैच स्टार्ट हो चुका है, और जो बच्चे या जो बच्चियाँ इंटरेस्टेड है वो स्काईलाइन में जुड़ सकते हैं और बेहतर रिजल्ट बना सकते हैं, ये मेरा दावा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग पिछले क्लास में रिलेशन से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम को सॉल्व किए थे, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व किए थे, और कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड। और हम कल बताए थे कि आज के क्लास में हम लोग फंक्शन स्टार्ट करेंगे। लेकिन फंक्शन स्टार्ट करने से पहले हम फंक्शन की सारी बेसिक बातों को पहले बोलेंगे, उसके बाद हम फंक्शन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक, मेरे बातों को एकदम फंक्शन को समझ लीजिए, आज समझ लीजिए, फंक्शन में आपको कभी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं फंक्शन, और एकदम ध्यान से सुनिएगा, ध्यान हटना नहीं चाहिए, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, एकदम हटना नहीं चाहिए ध्यान। बेसिक से चीज़ों को समझेंगे और सारे चीज़ों को खल्लास करेंगे। ठीक है बच्चों, आइए एकदम सावधानी नहीं हटना चाहिए। चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम आपको स्पेशल पहले फंक्शन को समझाते हैं। जब फंक्शन को समझा देंगे तो फंक्शन और रिलेशन सारी चीज़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे, और होमवर्क भी देंगे आज आप लोग होमवर्क भी बनाइएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग फंक्शन से चीज़ों को पहले समझते हैं। तो सबसे फर्स्ट बात, ये जो फंक्शन है, ये चीज़ों को समझना है आप लोगों को कि ये जो हमारा फंक्शन है, ध्यान से समझिएगा, ये जो हमारा फंक्शन है, ये जो हमारा फलन है, ठीक है, ये फंक्शन हमारा एक स्पेशल टाइप का रिलेशन ही है। ये फंक्शन जो है ये एक स्पेशल टाइप का रिलेशन ही है। क्या है? ये फंक्शन जो है ना वह एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है। स्पेशल टाइप, तो वह स्पेशल टाइप क्या है बस थोड़ा देर में हम बताने वाले हैं, लेकिन पहले एक एक बात को सुन लीजिए। क्या कहता है? हर एक फंक्शन रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। हर एक फंक्शन रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन हर एक रिलेशन फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। क्या बोले बच्चों? हर एक फंक्शन रिलेशन होता है, लेकिन हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं होता है। एकदम ध्यान से सुने, पहला बेसिक बात यही है। क्या हमारा फंक्शन ही रिलेशन है, लेकिन हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता है। एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होगा जिसको हम लोग फंक्शन बोलेंगे। तो वह स्पेशल टाइप क्या होगा कुछ देर में समझने वाले हैं, और फंक्शन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आएगा आप सारे को कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। क्या बोले? पहला बात, हर एक फंक्शन रिलेशन है, लेकिन हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो हमारा एक स्पेशल टाइप का जो रिलेशन होता है, क्या होता है? एक स्पेशल टाइप का जो रिलेशन होता है वही हमारा फंक्शन होता है। तो कौन सा स्पेशल टाइप का रिलेशन, आइए हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो कहता है क्या कि अगर हमारा कोई रिलेशन f, इस बार हम रिलेशन f से डिनोट करते हैं, a to b है। ध्यान से सुनिएगा, इस बार रिलेशन को हम r से डिनोट नहीं किए, इस बार हम लोग रिलेशन को किससे डिनोट किए? f से। खाली मेरे बात को सुन लीजिएगा स्टार्टिंग से, फंक्शन से रिलेटेड सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा और 12th भी क्लियर होने लगेगा। ठीक है, चलिए। हाँ, ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट करेंगे होली के बाद सेकेंड ईयर का, लेकिन जो बातें ऑफलाइन होगी शायद वो बातें ऑनलाइन नहीं हो सकती है। ठीक है, बट समझाने का प्रयास करेंगे, सिर्फ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों ऑनलाइन क्लास 12th का आपको होली के बाद स्टार्ट होगा, वो भी पहला चैप्टर से, रिलेशन फंक्शन से। चलिए, हमारे पास एक रिलेशन है, वो क्या है? a to b। हम f से क्यों डिनोट किए इसको? क्योंकि यही f आगे चल के, यही रिलेशन f आगे चल के क्या बतलाने वाला है? हमारा फंक्शन को।
किसको बताएगा ये? फंक्शन को। यही रिलेशन आगे चल के हमारा क्या बताने वाला है? फंक्शन को। ठीक है, किसको बताने वाला है? फंक्शन को। एक एक पॉइंट हम यहां बताएंगे, एक एक पॉइंट को ध्यान देना है। जहां हल्का सा भी आप इधर से उधर किए, कहानी खत्म। ठीक है, बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। फिर से सुनिए, ये एफ हमारा फंक्शन नहीं है अभी ये एफ को हमने क्या बोला? रिलेशन। इस एफ को हमने क्या बोला? रिलेशन। एफ हमारा एक रिलेशन है ए टू बी। तो ये रिलेशन एफ हमारा फंक्शन होगा कब? पहला पॉइंट, फंक्शन होगा कब? तो हम उसको समझाने के लिए प्रयास करते हैं। चलिए आइए एक एक चीज़ों को समझाने का हम प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास ये एक सेट है, एरो डायग्राम से समझेंगे। किससे समझेंगे? एरो डायग्राम से। ठीक है बच्चों, चलिए ये हमारे पास एक सेट है। ठीक, एक सेट है हमारे पास, ये सेट है ए और ये सेट है बी। ये सेट है ए और ये सेट है बी। और हमारा रिलेशन एफ क्या है जरा बताइए? ए टू बी। तो ये दे दिए हम लोग ए टू बी, ये रिलेशन है। अभी हम ये एफ अभी क्या है? रिलेशन। अभी इसको फंक्शन नहीं बोलिएगा, ये फंक्शन के कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तभी फंक्शन बोलिएगा। क्योंकि हम बता चुके हैं कि सभी फंक्शन रिलेशन तो होते हैं, लेकिन सभी रिलेशन फंक्शन नहीं होते हैं। एक स्पेशल टाइप का रिलेशन ही फंक्शन होता है, वही स्पेशल टाइप को हम बता रहे हैं। ठीक है, एक स्पेशल फंक्शन को बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ ध्यान से, हमारे पास इस सेट में एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7। एक एक चीज़ को ध्यान से सुनना है पहले, फिर हम हर एक चीज़ को बताएंगे। पहले पेज में हम एक एक चीज़ को पहले समझाएंगे, फिर अगले पेज में एक एक करके क्लियर करेंगे। पहले एरो डायग्राम को समझिए। पहले क्या समझना जरूरी है? एरो डायग्राम को। अगर एरो डायग्राम को समझ लेते हैं तो फंक्शन को हम चुटकी से में समझा देंगे, चुटकी में। पहले आप इस एरो डायग्राम को समझना है, एक एक करके बेसिक से समझाएंगे। तो चलिए यहाँ पर क्या दिया? कुछ रिलेशन हमें दे दिया गया है, कुछ हमें क्या दे दिया गया है? रिलेशन। तो चलिए उस रिलेशन को हम यहाँ पर दिखलाते हैं। जैसे 1 का किसके साथ है? 4 के साथ रिलेशन है। 1 का रिलेशन किसके साथ है? 4 के साथ है। फिर देखते हैं 2 का रिलेशन किसके साथ है? 6 के साथ है। 3 का रिलेशन किसके साथ है? चलिए 4 के साथ है, ये ले लिए। ठीक है, आइए मेरे साथ एक एक चीज़ को समझते हैं, एक एक चीज़ को समझते हैं और आगे चलते हैं। क्या देखें यहाँ पर, एक हमारा रिलेशन एफ है जो सेट ए टू सेट बी है। देखिए ये एरो है ना, ये एरो किधर से गया जरा बताइए? सेट ए टू सेट बी। क्या गया है रिलेशन? सेट ए टू सेट बी। ठीक है, तो क्या दिख रहा है? इस सेट ए का एलिमेंट जो है वो रिलेशन बना रहा है। किसके साथ? 1 का रिलेशन है 5 के साथ, 2 का रिलेशन है 6 के साथ और 3 का रिलेशन है 4 के साथ। तो कैसे लिखेंगे? रिलेशन एफ इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे? 1 का रिलेशन 5 के साथ तो 1,5। ठीक है, 2 का रिलेशन 6 के साथ तो 2,6। ठीक है, फिर 3 का रिलेशन 4 के साथ तो 3,4। ये लिख दिए। क्या ये पेयर में लिखने सीखे कि कौन से एलिमेंट का रिलेशन किसके साथ बता रहा है? ये एरो डायग्राम में समझे या नहीं समझे? क्लियर है बात? जरा ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, सेट ए का एलिमेंट्स किसके साथ रिलेशन बना रहा है? सेट बी के एलिमेंट के साथ। क्लियर है बात? तो 1 का रिलेशन किसके साथ है? 5 के साथ, तो पेयर क्या होगा? 1,5। फिर 2 का रिलेशन किसके साथ है? 6 के साथ, तो पेयर क्या होगा? 2,6। 3 का रिलेशन किसके साथ है? 4 के साथ, तो हमारा पेयर क्या होगा? 3,4। सॉरी, 3 का रिलेशन 4 के साथ, तो पेयर क्या होगा? 3,4। क्या यहां तक समझ में आ गया? अब सुनिए, हमारा ये रिलेशन जो है सेट ए टू बी है, तो सेट ए का एलिमेंट क्या बना रहा है? रिलेशन। तो जब सेट ए का एलिमेंट्स रिलेशन बनाता है तो हम इसको एरो डायग्राम में कहते हैं सेट ए का एलिमेंट्स हमारा इमेज फॉर्म कर रहा है। क्या फॉर्म कर रहा है? इमेज, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब बना रहा है। क्या बना रहा है? प्रतिबिंब। कौन कौन प्रतिबिंब बना रहा है? 1 से एरो जा रहा है तो 1 का प्रतिबिंब बन रहा है। किसके साथ?
5 के साथ। किसके साथ? 5 के साथ। 1 का इमेज क्या है? 5। 1 का प्रतिबिंब क्या है? 5। उसी तरह से 2 से एरो जा रहा है, मतलब 2 का इमेज बन रहा है किसके साथ? 6 के साथ। फिर बताइए 3 का इमेज बन रहा है किसके साथ? 4 के साथ। क्या समझ में आया इमेज? देखिए 1 से एरो जा रहा है ना, तो ये हमारा इस सेट के एलिमेंट्स का क्या होगा? इस एलिमेंट से देखिए एरो जा रहा है, तो जब एरो जाएगा तो वो इमेज बनाएगा। तो 1 का इमेज किसके साथ? 5 के साथ। 2 का इमेज किसके साथ? 6 के साथ। 3 का इमेज किसके साथ? 4 के साथ। क्लियर है? और जब हम लोग उल्टा B से A जाएंगे, क्या जाएंगे बच्चों? B से A जाएंगे। तो जब हम B से A जाएंगे तो हमारा B का एलिमेंट्स A के एलिमेंट के साथ क्या बनाएगा? प्री इमेज। क्या बनाएगा बच्चों? प्री इमेज। क्या बनाएगा? प्री इमेज, जिसको हम लोग कहते हैं प्राक प्रतिबिंब। एकदम ध्यान से सुनिए। क्या कहते हैं इसको? प्राक प्रतिबिंब। ध्यान से फिर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। हमारा रिलेशन क्या है? A टू B। तो सेट A का एलिमेंट इमेज बनाएगा। क्या बनाएगा? इमेज। 1 का इमेज क्या है? 5। 2 का इमेज क्या है? 6। 3 का इमेज क्या है? 4। लेकिन जब उल्टा हम B टू A बात करेंगे तो सेट B का एलिमेंट प्री इमेज बनाएगा। किसके साथ? सेट A के एलिमेंट के साथ। तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे 4 का प्री इमेज क्या है? 3। 5 का प्री इमेज क्या है? 1। 6 का प्री इमेज क्या है? 2। और 7 का प्री इमेज क्या है? कुछ भी नहीं। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? बोलेंगे क्या? देखिए 1 का प्रतिबिंब, 1 का प्रतिबिंब, 1 का प्रतिबिंब कौन है? बोलो 5 है या नहीं? इमेज ऑफ 1 इज 5। इमेज ऑफ 1 इज 5। क्लियर? बोलिए 2 का प्रतिबिंब। क्यों हम बोल रहे हैं? क्योंकि हमारा जो रिलेशन है, हम फंक्शन बार बार बोल दे रहे हैं, रिलेशन जो है क्या है? सेट A टू B। तो सेट A का एलिमेंट क्या बनाएगा? इमेज बनाएगा। फिर बताओ 2 का प्रतिबिंब क्या है? जल्दी बताओ। इमेज ऑफ 2 इज, इमेज ऑफ 2 इज, इमेज ऑफ 2 इज 6। क्लियर है? फिर बोलो 3 का प्रतिबिंब, इमेज ऑफ 3 इज, जल्दी बताइए, इमेज ऑफ 3 इज क्या होगा? 4। क्लियर है बात? ये हमारा A टू B है। तो सेट A का एलिमेंट्स का कहानी, ये सेट A का एलिमेंट क्या बनाएगा? इमेज। किसके साथ? सेट B के एलिमेंट के साथ। क्लियर है बच्चों? उसी प्रकार से अब इसको हम उल्टा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उल्टा। तो हम क्या बोलेंगे? बोलेंगे 4 का प्राक प्रतिबिंब, 4 का प्राक प्रतिबिंब प्री इमेज ऑफ 4 इज, 4 का प्राक प्रतिबिंब 3। प्री इमेज ऑफ 4 इज, प्री इमेज ऑफ 4 इज 3। फिर बोलो वहां से किसका प्री इमेज बन रहा है? 5 का। 5 का प्राक प्रतिबिंब। एकदम ध्यान से सुनिए। पहले आप अगर इसको सीख जाते हैं तो हम फंक्शन को चुटकी में सिखा देंगे। कितना होगा? फिर से बोलिए। प्री इमेज ऑफ 5 इज, प्री इमेज ऑफ 5 इज 1। जब हम एरो के सीधा में बात करेंगे तो इमेज का बात होगा। अगर एरो के अपोजिट बात करेंगे तो हमारा प्री इमेज का बात होगा। फिर से बोलिए। प्री इमेज ऑफ 6, 6 का प्री इमेज बन रहा है ना, तो प्री इमेज ऑफ 6 बोलिए 6 का प्राक प्रतिबिंब, 6 का प्राक प्रतिबिंब। प्री इमेज ऑफ 6 इज 2। प्री इमेज ऑफ 6 इज 2। तो क्या समझ में आया? पहले प्रतिबिंब और प्राक प्रतिबिंब समझ में आ गया। अगर हमारा रिलेशन A टू B है, अगर हमारा रिलेशन A टू B है तो एरो डायग्राम में सेट A का एलिमेंट्स इमेज बनाएगा सेट B के एलिमेंट के साथ, और सेट B का एलिमेंट प्री इमेज बनाएगा सेट A के एलिमेंट के साथ। क्लियर है? अब आपसे हम पूछेंगे कि कौन से एलिमेंट का कितना इमेज बन रहा है और कौन से एलिमेंट का कितना प्री इमेज बन रहा है, ये बोलेंगे। ठीक है?
तो देखिए यहां पर अगर हम बोलेंगे, क्या बोल रहे हैं, मेरा पहला क्वेश्चन, एक का कुल प्रतिबिंब, एकदम क्वेश्चन सुनिए, एक का कुल प्रतिबिंब यानी क्या, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ वन, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ वन इज इक्वल टू, देखिए तो वन से जितना एरो जाएगा, हम वन का प्रतिबिंब पता कर रहे हैं ना, तो वन से जितना एरो जाएगा उतना प्रतिबिंब बनाएगा। तो वन से कितना एरो जा रहा है, केवल एक एरो जा रहा है, तो इसका टोटल इमेज कितना हो गया, वन। एक ही ना एरो जा रहा है, तो कितना हो गया टोटल इमेज, वन। अब बताइए टोटल नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ टू, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ टू, दो का कुल प्रतिबिंब, दो का कुल प्रतिबिंब, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ टू कितना हो रहा है, तो देखिए टू इमेज मतलब जिससे एरो जाएगा, तो टू से कितना एरो जा रहा है, एक एरो जा रहा है, तो केवल एक हमारा इमेज बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है बच्चों, फिर से आइए। अब अगला एलिमेंट और है 3 का, तो बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ 2, 3 का कुल प्रतिबिंब। हम इंग्लिश ग्रामर नहीं पढ़ा रहे हैं, हम मैथ्स पढ़ा रहे हैं, तो आप मेरे ग्रामर पे फोकस ना करें, मेरे मैथ्स पे फोकस करें। बच्चों ये हम पहले बोल दे रहे हैं, ठीक है, आप मेरे ग्रामर पे फोकस ना करें, मेरे मैथ्स पे फोकस करें, क्योंकि हम इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे जो हम प्रॉपर ग्रामर वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, आइए तो क्या बोले जरा बताइए, टोटल नंबर ऑफ इमेजेज ऑफ 3, तो 3 से कितना एरो जा रहा है, केवल एक एरो जा रहा है, तो कितना इमेज बनेगा, 1 इमेज बनेगा। तो क्या बताइए, क्या समझ में आया, इमेज किसका बनेगा, सेट एक एलिमेंट से, तो एक एलिमेंट से जितना एरो जाएगा वह उतना ही इमेज बनाएगा, जितना एरो जाएगा। जैसे अगर हम बात करते हैं, एक और बात करते हैं, एक और एरो खींचते हैं, जैसे 2 के साथ एक और एरो खींच देते हैं 4 के साथ, चलिए 2 का एक और एरो खींच दिए, किसके साथ, 4 के साथ, तो बताइए अब 2 का टोटल हमारा इमेज कितना हो जाएगा। अभी हम फंक्शन को नहीं समझा रहे हैं, अभी एरो डायग्राम को समझा रहे हैं। एरो डायग्राम एक बार समझ लीजिए, क्लियर हो जाएगा। तो बोलिए टोटल नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ 2, तो बोलिए 2 का कुल प्रतिबिंब कितना हो जाएगा, तो प्रतिबिंब का मतलब जितना एरो जा रहा है, तो 2 से कितना एरो जा रहा है, देखिए 1 और ये 1, बोलिए कितना एरो जा रहा है, 4 के साथ और 6 के साथ, तो कितना इमेज हो गया इसका, टोटल 2। कितना इमेज हो गया, 2। तो 2 का 2 नहीं लिखे हैं, 2 से कितना एरो जा रहा है, देखिए 2 एरो जा रहा है, तो 2 एरो जा रहा है, तो इसका टोटल प्रतिबिंब कितना हो गया, 2 हो गया। समझ में आया कि नहीं, जिस एलिमेंट से जितना एरो जाएगा, जिस एलिमेंट से जितना एरो जाएगा उतना ही प्रतिबिंब बनाएगा। 1 से एक एरो जा रहा है तो एक प्रतिबिंब यानी एक इमेज बनाया, 2 से 2 एरो जा रहा है तो 2 प्रतिबिंब बनाया, 3 से केवल एक एरो जा रहा है तो एक प्रतिबिंब बनाया। ठीक है, ये प्रतिबिंब का बात था। अब बात करते हैं प्राक प्रतिबिंब का। तो प्राक प्रतिबिंब किसका बनेगा दोस्त, सेट ए से सेट बी रिलेशन है, तो बाद में कौन है, बी ना, तो बी के एलिमेंट्स का प्री इमेज बनेगा। तो हम क्या बोलेंगे, टोटल प्री इमेजेज ऑफ 4, टोटल प्री इमेजेज ऑफ 4, 4 का कुल प्राक प्रतिबिंब, 4 का कुल प्राक प्रतिबिंब, 4 का कुल प्राक प्रतिबिंब। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या पता करना है, प्राक प्रतिबिंब ना, तो कैसे पता करेंगे, तो 4 के पास देखिए कितना एरो आ रहा है, 4 के पास कितना एरो आया है बताइए, एक 2 के साथ भी आया, एक 3 के साथ भी आया है ना, 4 के पास 2 एरो आया है, इसका मतलब 2 प्राक प्रतिबिंब, 2 प्री इमेज इसका बन रहा है। ठीक है, जितना एरो जाएगा उतना इमेज बनाएगा और जितना एरो आएगा उतना प्री इमेज बनाएगा। जितना एरो जाएगा, ध्यान से सुनिए, जितना एरो जाएगा उतना इमेज बनाएगा और जितना एरो आएगा वह प्री इमेज बनाएगा। ठीक है, तो यहां पर कितना एरो आया, 2 एरो आया तो 2 प्री इमेज बनाया। ठीक है, फिर से आइए 5 के पास, 5 का
कुल प्राक प्रतिबिंब अगर इस लाइन को अगर आप सेट कर लेते हैं बच्चों, जो अभी हम ये बता रहे हैं ना, ये सेट कर लिए तो आपका फंक्शन खत्म। सिर्फ ये सेट कर लिए तो कैसे इमेज बन रहा है और कैसे प्री इमेज बन रहा है, ये सेट कर लिए ना, खत्म हो गया। ठीक है, चलिए 5 के पास कितना एरो आ रहा है, एक एरो आ रहा है, तो इसका कितना ही प्री इमेज बनेगा, एक प्री इमेज बनेगा। क्लियर है। उसके बाद आते हैं 6 के बारे में। सिक्स का कुल प्राक प्रतिबिंब, बोलिए 6 के पास कितना एरो आ रहा है, एक, तो कितना ये प्री इमेज बनाएगा, एक प्री इमेज बनाएगा। उसके बाद आइए कौन है, 7 है, तो 7 का कुल प्राक प्रतिबिंब, 7 का कुल प्राक प्रतिबिंब, तो बताइए 7 के पास कोई एरो आ रहा है, जब कोई एरो नहीं आ रहा है तो ये कोई भी प्राक प्रतिबिंब नहीं बनाएगा। कोई एरो नहीं आ रहा है तो ये कोई प्राक प्रतिबिंब नहीं बनाएगा। तो क्या बताइए आप इमेज और प्री इमेज के बारे में समझे बच्चों। अगर हमारा फंक्शन, फिर से बता रहे हैं सुनिए, अगर हमारा फंक्शन a to b है तो सेट a का एलिमेंट इमेज बनाएगा, और जिस एलिमेंट से जितना एरो जाएगा वो उतना इमेज बनाएगा। जैसे 1 एलिमेंट के साथ एक एरो गया है तो एक का केवल एक इमेज है। क्लियर है। 2 के साथ 2 एरो गया है तो इसका 2 इमेज है। 3 के साथ केवल एक एरो गया है तो इसका एक इमेज है। क्लियर है। और जो बाद में सेट है, जो बाद में सेट है, इस सेट का एलिमेंट प्री इमेज बनाएगा। क्या बनाएगा, प्री इमेज। तो कैसे प्री इमेज को पहचानेंगे, तो सेट बी में 4 5 6 7 है ना, तो देखिए इस 4 के पास कितना एरो आया है, तो देखिए एक और एक 2 एरो आया है, इसका 2 प्री इमेज बनेगा। क्लियर है। 5 के पास कितना एरो आया है, एक एरो आया है, तो एक प्री इमेज बनेगा। 6 के पास कितना एरो आया है, एक एरो आया है, तो एक प्री इमेज बनेगा। 7 के पास कितना एरो आया है, एरो आया ही नहीं है, तो इसका 0 प्राक प्रतिबिंब बनेगा, यानी कोई प्री इमेज नहीं बनेगा। तो बच्चों बताइए पहले इमेज और प्री इमेज के बारे में सारा चीज समझ में आया। आप देखिए बोर्ड को ध्यान से, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ठीक है। तो बताइए पहले क्या इमेज और प्री इमेज के बारे में समझ में आया बच्चों। क्या हम लोग फंक्शन की ओर चलें। बोलिए इमेज समझ में आ गया, अगर कैसे लिखते हैं इस रिलेशन को, ये भी समझ में आ गया, आया कि नहीं आया। तो अगर हमारा रिलेशन a to b है तो सेट a का एलिमेंट क्या बनाएगा, इमेज, और सेट b का एलिमेंट क्या बनाएगा, प्री इमेज। सेट a का एलिमेंट इमेज किसके साथ बनाएगा, सेट b के एलिमेंट के साथ, और सेट b का एलिमेंट प्री इमेज किसके साथ बनाएगा, सेट a के एलिमेंट के साथ, एक दूसरे के साथ। बताइए सेट a का एलिमेंट क्या बनाएगा, इमेज, किसके साथ, सेट b के एलिमेंट के साथ, और सेट b का एलिमेंट क्या बनाएगा, प्री इमेज, किसके साथ, सेट a के एलिमेंट के साथ। डन। जो पहला सेट होगा वो इमेज फॉर्म करेगा, और हमारा जो दूसरा सेट होगा वो प्री इमेज फॉर्म करेगा। क्या यहां तक समझ में आ गया बच्चों। फंक्शन की ओर चले, क्या चले आप फंक्शन की ओर। तो देखिए फंक्शन का थ्योरी क्या बोलता है, अब एकदम ध्यान से सुनिए। इमेज और प्री इमेज दिमाग में सेट हो गया, अगर सेट हो गया तो हमें जरूर बताइएगा। ठीक है। और नहीं भी हुआ तो बोलिएगा सर एक बार और बताने का कष्ट कीजिएगा, हम सारा चीज फिर से बताएंगे। ठीक है। चलिए फिर से बताएंगे, डरने वाला कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। एग्जाम में हम पहले बोले हैं साथ देंगे, और टाइम से पहले सिलेबस कंप्लीट होगा, देख लीजिएगा, बहुत दिन है हमारे पास। लेकिन मैथ्स में बेसिक इंपॉर्टेंट है, ऐसे फुल में फुल मार्क्स नहीं आता है। खड़ा मेहनत हमको भी करना होगा और आपको भी करना होगा। ठीक है बच्चों। चलिए एकदम प्रॉपर ढंग से मेहनत करेंगे एक दूसरे के साथ। चलिए उसके बाद अब फंक्शन को समझते हैं। तो फंक्शन से पहले रिलेशन को देखते हैं कि हमारे पास एक रिलेशन f है a to b। क्या है, a to b। तो जरा सा हमें एक सेकेंड बताइएगा, यहां पर बताइए। तो अगर रिलेशन a to b है
तो सेट ए का एलिमेंट्स क्या बनाएगा, इमेज। सेट ए का एलिमेंट्स क्या बनाएगा, इमेज। किसके साथ, सेट बी के एलिमेंट के साथ बनाएगा ना। तो क्या कहता है, सुनिए फंक्शन के बारे में। अगर हमारा कोई रिलेशन ए टू बी है, अगर हमारा कोई रिलेशन ए टू बी है, एकदम ध्यान से सुनना, सारी चीज़ों को हम पहली बार एक्सप्लेन करेंगे और आपको बताना होगा कि कौन कौन सा हमारा फंक्शन के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है और कौन सा फंक्शन के कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जल्दी बताइए, रिलेशन क्या है, ए टू बी, क्या है, ए टू बी, और क्या है हमारा रिलेशन, जरा सा बताइए, एफ। ये एरो क्या बताया, ए से बी। अब ए और बी हमारा नॉन एम्प्टी सेट होगा, ए और बी क्या होगा, नॉन एम्प्टी सेट। तो नॉन एम्प्टी सेट है तो दोनों में कुछ ना कुछ एलिमेंट रखो, जल्दी फटाफट। चलो इसमें रखते हैं 1 2 3 ए बी सी डी लिख दिए। अब क्या कहता है कि ये रिलेशन एफ क्या बोलता है, ये रिलेशन एफ हमारा फंक्शन तभी कहलाएगा। जी ये क्या कहता है कि ये रिलेशन एफ हमारा फंक्शन तभी कहलाएगा जब सेट ए का टोटल एलिमेंट्स, भाई वर्ड सुनो, सेट ए का टोटल एलिमेंट्स, हमने टोटल वर्ड का यूज किया। टोटल का मतलब सभी, मतलब समुच ए का सभी अवयव, एक भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। क्या बोला कि ये रिलेशन एफ फंक्शन के कंडीशन को तभी सेटिस्फाई करेगा जब सेट ए का टोटल एलिमेंट्स, सभी अवयव, मतलब समुच ए का कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। किस काम के लिए नहीं छूटना चाहिए हम बता रहे हैं, पहले सीखना एक एक करके। फिर से क्या बोले कि हमारा ये जो फंक्शन एफ है, सॉरी फंक्शन बोल रहे हैं, ये जो हमारा रिलेशन एफ है फंक्शन तभी कहलाएगा जब सेट ए का टोटल एलिमेंट ओनली वन इमेज फॉर्म करेगा। यानी क्या, इस समुच का सभी अवयव केवल एक प्रतिबिंब बनाएगा, ना ही कोई अवयव एक से अधिक प्रतिबिंब बनाएगा और ना ही कोई अवयव एक से कम प्रतिबिंब बनाएगा। सभी अवयव का प्रतिबिंब बनना चाहिए और वो भी केवल एक प्रतिबिंब बनना चाहिए। अगर केवल एक प्रतिबिंब बनेगा, 1 का भी केवल एक प्रतिबिंब, 2 का भी केवल एक प्रतिबिंब, 3 का भी केवल एक प्रतिबिंब, 1 का भी ओनली 1 इमेज, 2 का भी ओनली 1 इमेज और 3 का भी ओनली 1 इमेज अगर फॉर्म करेगा तो ये रिलेशन एफ हमारा फंक्शन कहलाएगा, अदरवाइज फंक्शन नहीं कहलाएगा। सर बोलने से काम नहीं चलेगा, आप दिखलाइए पहले। आओ दिखलाते हैं, एक वर्ड बता दें, हमने इमेज वर्ड का यूज किया है, प्री इमेज कहीं नहीं। तो फंक्शन के डिफिनेशन में प्री इमेज पे फोकस नहीं करना है, केवल इमेज पे फोकस करना है। किस पे, इमेज पे। फंक्शन के डिफिनेशन में प्री इमेज पे फोकस नहीं करना है, केवल इमेज पे फोकस करना है। प्राक प्रतिबिंब पे फोकस नहीं करना है, केवल प्रतिबिंब पे फोकस करना है। ठीक है बच्चों, आइए। तो कहता क्या है कि देखिए ये रिलेशन एफ क्या बोला, जल्दी बताइए। ये रिलेशन एफ हमारा फंक्शन तभी कहलाएगा, ये रिलेशन एफ हमारा फंक्शन तभी कहलाएगा जब सेट ए का टोटल एलिमेंट, सेट ए का टोटल एलिमेंट केवल एक इमेज बनाएगा। केवल क्या करेगा, एक इमेज बनाएगा। तो चलिए एक इमेज देखते हैं बनता है कि नहीं। हम फिर से बोल दें कि प्री इमेज का बात नहीं किया गया है, केवल और केवल इमेज का बात किया गया है। केवल और केवल किसका बात किया गया है, इमेज का, प्री इमेज का बात नहीं किया गया है। देख लेते, एरो सही से दिखाई दे रहा है एक बार, बिल्कुल एरो सही से दिख रहा है। तो क्या कहता है कि फिर से सुनिए मेरे बात को, फंक्शन को निपटा देंगे आज, खत्म कर देंगे, एकदम ध्यान से सुनिए। बोलता है क्या कि अगर सेट ए का टोटल एलिमेंट, सेट ए का टोटल एलिमेंट क्या करे,
इमेज बनाए, और वो भी कितना, एक एक, यानी एक एलिमेंट का केवल एक ही इमेज बनना चाहिए, लेकिन टोटल एलिमेंट का इमेज बनना चाहिए। प्री इमेज पे फोकस नहीं करना है। तो इमेज किसका बनेगा, पहले कौन सेट है, ए है ना, तो सेट ए का इमेज बनेगा। तो बताइए अब इमेज 1 का कितना इमेज है, तो 1 से कितना एरो जा रहा है, एक एरो जा रहा है, यानी 1 का एक इमेज है। क्लियर। तो पहले नहीं, वो चेक बाद में कीजिएगा, पहला कंडीशन चेक कीजिए, क्या सारे एलिमेंट से एरो जा रहा है। एरो जाना मतलब इमेज बनाना, एरो जाना मतलब इमेज बनाना, बताए थे नहीं अभी ना बताए थे। एरो जाना मतलब इमेज बनाना। 1 से एक एरो जा रहा है तो एक इमेज बना रहा है। देखिए 1 से कितना एरो जा रहा है, एक एरो जा रहा है तो एक इमेज बना रहा है। 2 से कितना एरो जा रहा है, 2 एरो जा रहा है तो 2 इमेज बना रहा है। 3 से कितना एरो जा रहा है, एक एरो जा रहा है तो एक इमेज बना रहा है कि नहीं। लेकिन हमारा ये फंक्शन के डिफिनेशन में क्या बोला कि सारे एलिमेंट का इमेज बनना चाहिए, मतलब सारे एलिमेंट से एरो जाना चाहिए। तो देखिए तो सारे एलिमेंट से एरो गया, पहला कंडीशन क्लियर। अब सारे एलिमेंट का एक एक इमेज बनना चाहिए, मतलब एक एलिमेंट से केवल एक ही एरो जाना चाहिए। तो देखिए 1 का एक ही इमेज बी बन रहा है, 2 का केवल एक इमेज ए बन रहा है, 3 का केवल एक इमेज डी बन रहा है। दैट मीन्स ये हमारा किसके कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये हमारा फंक्शन के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। किसके, फंक्शन के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और ये फंक्शन कैसे है, सेट ए टू सेट बी। कैसा है ये फंक्शन, सेट ए टू सेट बी। क्लियर है बच्चों। फिर से सुनिए क्या बोले, ये क्या है हमारा, फंक्शन के कंडीशन को सेटिस्फाई किया। क्यों फंक्शन के कंडीशन को सेटिस्फाई किया बच्चों, तो 2 केस। पहला केस, सारे एलिमेंट का इमेज बनना चाहिए, मतलब सारे अवयव से एरो जाना चाहिए। तो सारे एलिमेंट से एरो जा रहा है, मतलब सारे एलिमेंट का इमेज बन रहा है। अब सारे एलिमेंट का केवल एक एक इमेज बनना चाहिए, तो सारे अवयव से केवल एक एक एरो जा रहा है। डन हो गया। यानी क्या, सारे एलिमेंट का इमेज भी बना और कितना इमेज बना, एक एक, इसीलिए ये फंक्शन के कंडीशन को सेटिस्फाई किया। अब तुम बोलोगे सर सी के पास कोई एरो नहीं आ रहा है। भाई अब तुम बताओ, फंक्शन ए टू बी है, बताओ फंक्शन क्या है, ए टू बी है, तो सेट ए का एलिमेंट क्या बनाएगा, इमेज, और सेट बी का एलिमेंट क्या बनाएगा, प्री इमेज। ये जो सी है वो सेट बी में है, तो सेट बी का एलिमेंट क्या बनाएगा, प्री इमेज। बट फंक्शन के डिफिनेशन में हमने इमेज का बात किया या प्री इमेज का बात किया, तो फंक्शन के डिफिनेशन में हमने इमेज का बात किया। तो आप प्री इमेज को क्यों देख रहे हैं, प्री इमेज को नहीं देखना है, प्री इमेज को नहीं देखना है, किसका बात करना है, केवल इमेज का। समझ में आया। कौन सा रिलेशन हमारा फंक्शन कहलाएगा, वही रिलेशन हमारा फंक्शन कहलाएगा जब हमारा अगर रिलेशन ए टू बी है, अगर हमारा रिलेशन ए टू बी है तो सेट ए के टोटल एलिमेंट का इमेज बने, और वो भी कितना, केवल एक एक इमेज बने। तो इमेज बनना मतलब एरो का जाना, इमेज बनना मतलब एरो का जाना। क्लियर है। तो देखिए सारे एलिमेंट से एरो जा रहा है कि नहीं, और कितना इमेज बनना, केवल एक एक, मतलब एक एलिमेंट से केवल एक ही एरो जाएगा। तो बोलिए 1 से भी एक एरो जा रहा है, 2 से भी एक एरो जा रहा है, और 3 से भी एक एरो जा रहा है। तो बताइए सारे एलिमेंट का एक एक इमेज बना, इसलिए ये क्या हो गया हमारा फंक्शन। क्या हो गया, फंक्शन। अब इस फंक्शन में अगर हम लिखेंगे तो कौन कौन सा पेयर है जरा बताइए। तो 1 का रिलेशन किसके साथ, बी के साथ, तो 1b। फिर बताइए फंक्शन हमारा है क्या, रिलेशन ही है। फंक्शन हमारा क्या है, रिलेशन ही है, बट कैसा रिलेशन, एक स्पेशल रिलेशन। सारा फंक्शन रिलेशन है, लेकिन सारा रिलेशन फंक्शन नहीं है। ठीक है। 1 का रिलेशन बी के साथ, 2 का रिलेशन ए के साथ, 2 का रिलेशन ए के साथ, और 3 का रिलेशन डी के साथ। सर आप ये क्यों लिखे, अरे वेट कीजिए, बेसिक पढ़ना है ना। क्या पढ़ना है, बेसिक ना, तो बेसिक पढ़ना है तो इसका ज़रूरत पड़ेगा। तो क्या बताइए, अब फंक्शन समझ में आ गया। फंक्शन का एक बार और बोलते हैं, अगर हमारा रिलेशन ए टू बी है तो ये रिलेशन हमारा फंक्शन तभी कहलाएगा जब सेट ए का टोटल एलिमेंट इमेज बनाएगा और केवल एक एक। क्लियर है बात।
क्या ये सारा चीज समझ में आ गया? चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं तब, और एग्जाम्पल लेते हैं, हमें बताइएगा फटाफट कि ये फंक्शन के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये बताना है आपको कि ये हमारा ये जो रिलेशन एफ है सब ए टू बी ले रहे हैं, ठीक है? क्या ले रहे हैं? ए टू बी। तो तुमको, आप लोगों को बताना है कि ये फंक्शन के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, आपको बताना है, ठीक है? चलिए क्या तीनों प्रॉपर दिख रहा है? देख लें एक बार। हाँ, तीनों प्रॉपर दिख रहा है। चलिए आ जाइए, अब इसके अंदर एलिमेंट को रखते हैं फटाफट। 2 4 6 8 10 A E I O U 1 2 3 4 लिखते हैं यहाँ पे 7 8 9 10 11। ये हो गया। अब हम यहाँ पे इमेज भी बनाते हैं फटाफट। ठीक, अभी सबको देखेंगे एक एक करके, रुक जाइए। जरा सा इसको रेडी कर लें, आपको देखने में दिक्कत ना हो उसका प्रॉपर ध्यान रख लें। जरा सा आप हर एक चीज़ का जवाब देने के लिए क्लियर हो जाएं। पहले आप क्लियर हो जाएं तो फिर मज़ा लगेगा बनाने में। चलिए देखिए, अब इस 3 फिगर में आपको फिगर नंबर फर्स्ट, फिगर नंबर सेकेंड और फिगर नंबर थर्ड में आपको बताना है कि कौन कौन सा फंक्शन के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है और कौन कौन सा फंक्शन के कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। बच्चों, ये आपको बताना है 3 फिगर में। अभी और फिगर लेंगे, आपको इस 3 फिगर में पहले बताइए कि कौन कौन से फंक्शन के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है और कौन कौन से फंक्शन के कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो सबसे पहला स्टेप वही हमारा फंक्शन के कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, जिसमें हमारा देखिए सारा रिलेशन एरो देखिए कहां से है, ए टू बी है। तो सेट ए के टोटल एलिमेंट का इमेज बनना चाहिए। तो टोटल एलिमेंट का इमेज बनना चाहिए, मतलब टोटल एलिमेंट से एरो जाना चाहिए। तो देखिए, तो टोटल एलिमेंट से एरो जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। और कितना इमेज बनना चाहिए? एक इमेज बनना चाहिए। कितना इमेज बनना चाहिए? एक। तो यानी एक एलिमेंट से एक ही एरो जाना चाहिए। तो 2 से एरो जा रहा है, एक ही एरो जा रहा है, ठीक है, ये सही है। 4 से एरो जा रहा है, एक ही एरो जा रहा है। देखिए यहाँ पे 8 का प्री इमेज 2 है, 8 के पास 2 एरो आ रहा है, तो 8 का 2 प्री इमेज बन रहा है। तो हम क्या बताएं, हम लोग फंक्शन के डिफिनेशन में प्री इमेज का बात नहीं करेंगे। किसका बात करेंगे? इमेज का। यहां बोलेगा सर 2 एरो आ गया, भाई ये सेट बी का एलिमेंट है। सेट बी का एलिमेंट ना प्री इमेज बनाता है, ना कि इमेज बनाता है, ना कि इमेज बनाता है। तो 8 का हमारा 2 प्री इमेज है, तो प्री इमेज से हमारा फंक्शन के डिफिनेशन को कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। पड़ने वाला है तो केवल इमेज से। तो देखिए 2 से एक एरो जा रहा है, मतलब एक इमेज बन रहा है।
4 से एक एरो जा रहा है मतलब एक इमेज बन रहा है। उधर कितना प्री इमेज बन रहा है बनने दो, हमें मतलब कुछ नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है कितना प्री इमेज बना रहा है। हमें मतलब है टोटल एलिमेंट का इमेज बनना चाहिए, मतलब टोटल एलिमेंट से एरो जाना चाहिए और एक एक इमेज बनना चाहिए, मतलब एक एक एरो जाना चाहिए। तो 2 से भी एक एरो जा रहा है, 4 से भी एक एरो जा रहा है और 6 से भी एक एरो जा रहा है। तो बोलिए सारे एलिमेंट से एरो जा रहा है और कितना एरो जा रहा है, एक एक एरो जा रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये फंक्शन है हमारा a to b और ये फंक्शन हमारा क्या क्या है जरा बता दो। 2 का रिलेशन किसके साथ है, 8 के साथ। फिर बता दो 4 का रिलेशन किसके साथ है, 8 के साथ। फिर बता दो 6 का रिलेशन किसके साथ है, 10 के साथ। है या नहीं है, समझ में आया। ये हमारा क्या है फिर से बता दो, ये हमारा किसके कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, फंक्शन के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे जाने ये फंक्शन के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है बच्चों, क्योंकि सारे एलिमेंट से एरो जा रहा है और कितना एरो जा रहा है, एक एक एरो जा रहा है। तो एक एक एरो जा रहा है मतलब एक एक इमेज बना रहा है और सारे एलिमेंट से एरो जा रहा है मतलब सारे एलिमेंट का इमेज बन रहा है। क्लियर, फंक्शन समझ में आ गया। अब इसमें आते हैं, बताइए ये फंक्शन के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो फंक्शन के लिए हमारा देखना है कि ये रिलेशन a to b है। तो सबसे पहला केस, सारे एलिमेंट से एरो जाना चाहिए। 1 से भी एरो जा रहा है, e से भी एरो जा रहा है, a से भी एरो जा रहा है, e से भी एरो जा रहा है, I से भी एरो जा रहा है, o से भी एरो जा रहा है और u से भी एरो जा रहा है। यानी सारे एलिमेंट से एरो जा रहा है। अब क्या करना चाहिए कि सारा एलिमेंट से एरो जा रहा है, एक केस पास, एक केस पास हो गया। हाँ, दूसरा केस, सारे एलिमेंट का एक एक ही इमेज बनना चाहिए, यानी एक एलिमेंट से एक ही एरो जाना चाहिए। तो आइए देखते हैं। तो बताइए ए से केवल एक एरो जा रहा है, बोलिए यहाँ कितना, ये प्री इमेज है, ये हमारा प्री इमेज है। हमें प्री इमेज से कोई मतलब ही नहीं है बच्चों। वो एक प्री इमेज बनाए, 2 प्री इमेज बनाए, 3 प्री बनाने दो, उसको जितना बनाना है। हमें फंक्शन के डिफिनेशन के लिए क्या चाहिए, केवल और केवल इमेज चाहिए। तो बताइए ए से एक एरो जा रहा है मतलब एक इमेज बन रहा है, लेकिन इस ई को देखिए, इस बेचारे ई को देखिए, बड़ा होशियार बनने गया था ई। इस जरा ई को देखिए, तो इस ई को जब देखिएगा आप, तो इस ई को देखिए, इस ई का 2 ठो इमेज बन रहा है। इस ई का देखिए कितना इमेज बन रहा है, 2 ठो। किसके किसके साथ, 2 के साथ भी और 3 के साथ भी। कितना एरो जा रहा है इस ई से, बताइए 2 एरो जा रहा है, यानी कितना इमेज बन रहा है, 2 इमेज बन रहा है। लेकिन हमने क्या कहा था, सारे एलिमेंट का इमेज बनना चाहिए, ये तो सेटिस्फाई किया, लेकिन एक एक इमेज बनना चाहिए। लेकिन ये होशियार बन के 2 ठो इमेज बना लिया। क्या बना लिया, 2 ठो इमेज बना लिया। दैट मीन्स ये फंक्शन नहीं है, ये हमारा रिलेशन ही है। ये हमारा फंक्शन नहीं है, ये हमारा रिलेशन है, बट फंक्शन नहीं है। और हम लोग यहाँ पे फंक्शन का बात करेंगे, रिलेशन का बात नहीं करेंगे। ये फंक्शन क्यों नहीं हुआ बच्चों, पहले बता दो। क्योंकि हम कहते हैं फंक्शन में, क्या कहते हैं, सारे एलिमेंट का इमेज बनना चाहिए। और वो भी कितना इमेज बनना चाहिए, एक एक इमेज बनना चाहिए, एक एक प्रतिबिंब बनना चाहिए। लेकिन ये लिखला ये होशियार कि हमरा कोई ना देख तो जो, और वो सोच के ये 2 इमेज बना लिया, 2 ठो गर्लफ्रेंड रख लिया। बेचारा दोनों को पता चल गया, कहानी खत्म, दोनों के साथ ब्रेकअप, सिस्टम से ही बाहर, अब सिंगल रहो। तो वही चीज हुआ ई के साथ। क्या हुआ ई के साथ कि ई होशियार बना और ई कितना इमेज बना लिया, 2 इमेज बना लिया। किसके किसके साथ, 2 के साथ भी और 3 के साथ भी। तुरंत इसको सोसाइटी से बाहर, जो बेटा एकदम बाहर गया, ये बाहर। तो ये फंक्शन के कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कहलाएगा, करेगा, ये रिलेशन ही रह जाएगा। क्यों रह जाएगा, क्योंकि फंक्शन कहता है कि सारे एलिमेंट का इमेज बनना चाहिए, वो तो सेटिस्फाई किया, लेकिन सारे एलिमेंट का केवल एक एक इमेज बनना चाहिए। लेकिन ई का 2 इमेज बन गया, इसलिए ये फंक्शन नहीं हुआ। डन है। चलिए अगले केस में देखते हैं। अगले केस में देखते हैं ये हमारे फंक्शन के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो फंक्शन का कंडीशन कहता है कि पहले a to b हमारा रिलेशन है ना, तो कहता है कि सेट ए के टोटल एलिमेंट्स का इमेज बनना चाहिए, मतलब टोटल एलिमेंट से एरो जाना चाहिए। तो देखिए 7 से एरो जा रहा है, 8 से भी एरो जा रहा है, 9 से भी एरो जा रहा है, लेकिन बताइए
टेन चुपके से बोला कि हम बच के रहेंगे। क्या बोला? हम कोई एरो नहीं बनाएंगे। तो बेचारा पकड़ा गया कि नहीं? बताइए, सारे एलिमेंट का इमेज बनना चाहिए, यानी सारे एलिमेंट से एरो जाना चाहिए। तो ये तीनों एलिमेंट का इमेज बना, ये तीनों एलिमेंट से एरो गया, लेकिन 10 का कोई इमेज नहीं बना, कोई एरो नहीं गया। मतलब ये बेचारा फिर से रिलेशन का रिलेशन में ही रह जाएगा, लेकिन ये हमारा फंक्शन नहीं कहलाएगा, ये हमारा फंक्शन नहीं कहलाएगा। ये हमारा क्या नहीं कहलाएगा? फंक्शन नहीं कहलाएगा। वो दोनों रिलेशन का रिलेशन रह जाएगा। बताइए, ये दोनों समझ में आया? ये क्यों नहीं हमारा फंक्शन हुआ और ये हमारा क्यों नहीं फंक्शन हुआ? ये इसीलिए फंक्शन नहीं हुआ क्योंकि एक एलिमेंट का एक से अधिक इमेज बन गया, इसीलिए ये हमारा फंक्शन नहीं हुआ। और ये फंक्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक एलिमेंट ऐसा था जिसका कोई इमेज ही नहीं बना। क्योंकि हमारा फंक्शन कहता है सारे एलिमेंट का इमेज बनना चाहिए, और वो भी एक एक इमेज बनना चाहिए। वो भी कितना? एक एक इमेज बनना चाहिए। तो एक एक इमेज बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक से अधिक इमेज बन गया और यहाँ पर कोई इमेज ही नहीं बना, इसीलिए दोनों फंक्शन के कंडीशन को फाइल करता है, जबकि ये दोनों हमारा फंक्शन के कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ये दोनों हमारा क्या करता है? फंक्शन के कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। क्लियर है? अब जैसे फंक्शन के कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, तो यहाँ पर फिर से तीन बातें आई। क्या क्या? सबसे पहले डोमेन, डोमेन यानी कि प्रांत, ठीक है। उसके बाद रेंज यानी क्या? परिसर। और तीसरा बात आया कोडोमेन यानी कि सप्रांत। क्या? सप्रांत। ये भी हमारा फंक्शन के कंडीशन को सेटिस्फाई किया। तो ये भी हमारा फंक्शन के जब कंडीशन को सेटिस्फाई किया, तो यहां भी तीन बातें आई। क्या क्या? डोमेन यानी कि प्रांत। एक एक बात हम सिखाएंगे बेसिक से, एक एक बात खाली शांति से देखते जाइए। रेंज यानी कि परिसर, उसके बाद कोडोमेन यानी कि सप्रांत। ये तीन चीजों के बारे में बात करेंगे, लेकिन ये दोनों हमारा फंक्शन के कंडीशन को ही सेटिस्फाई नहीं किया। किसके कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया? फंक्शन के कंडीशन को ही सेटिस्फाई नहीं किया। तो इसीलिए ये दोनों का हम लोग डोमेन, कोडोमेन और रेंज का बात नहीं करेंगे। ये दोनों हमारा रिलेशन ही है, तो हम रिलेशन में डोमेन, कोडोमेन और रेंज का बात कर चुके हैं। यहाँ पे हम फंक्शन का बात कर रहे हैं, तो ये दोनों फंक्शन का कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया, तो इसका हम डोमेन, कोडोमेन और रेंज का बात नहीं करेंगे। अब आइए यहाँ पर देखते हैं फटाक से कि इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा और कोडोमेन क्या होगा। तो इसी तरह से देखिए, हमने फर्स्ट देखिए यहाँ पे ये हमारा फंक्शन ऐप के एलिमेंट को लिखे हैं। तो फर्स्ट मेंबर के सेट को डोमेन बोलेंगे, जिस तरह रेंज में पढ़े थे। तो फर्स्ट मेंबर का सेट क्या क्या है बोलो? 1, 2 और 3 लिख दिए। सिमिलर इसका डोमेन क्या क्या लिखेंगे जल्दी बताओ। फर्स्ट मेंबर का सेट क्या क्या है बताओ? 2, 4 और 6। जरा सा डोमेन को नोटिस करोगे? सर क्या डोमेन को नोटिस करेंगे? तो डोमेन को यहां नोटिस करो कि जरा ध्यान से देखो। डोमेन क्या हुआ? सेट ए का टोटल एलिमेंट, सेट ए का टोटल एलिमेंट। देखो 1, 2, 3, यहां भी डोमेन 1, 2, 3 आया या नहीं आया? यहां देखो 2, 4, 6, तो देखो यहां भी डोमेन क्या आया? 2, 4, 6। दैट मीन्स क्या सीखने को मिला? दैट मीन्स क्या सीखने को मिला? अगर हमारा फंक्शन ए टू बी है, फंक्शन हमारा ए टू बी है, तो हम ए को क्या बोलेंगे? हम सेट ए को डोमेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेट ए को हम लोग डोमेन बोलेंगे, यानी कि प्रांत बोलेंगे। एकदम बेसिक से सारा बात क्लियर होता है दोस्त। हम अपने मन से कुछ नहीं बता रहे हैं। आप देखिए डोमेन क्या? फर्स्ट मेंबर का सेट हम बताए थे ना, रिलेशन में क्या बताए थे
कि रिलेशन के फर्स्ट मेंबर के सेट को डोमेन बोलते हैं? बताए थे या नहीं? तो फर्स्ट मेंबर कौन है? 1 2 3 लिखे, डोमेन में 1 2 3 लिखे या नहीं लिखे? अब जैसे 1 2 3 लिखे तो देखते हैं कि सेट ए का ही टोटल एलिमेंट है। यहां भी बताइए, यहां पे भी हमारा क्या लिखे? डोमेन में फर्स्ट मेंबर का सेट 2 4 6, तो डोमेन वही 2 4 6 आया। बोले 2 4 6 सेट ए का ही एलिमेंट है, इसीलिए जब हमारा फंक्शन ए टू बी होगा तो ए को हम लोग क्या बोलेंगे? डोमेन। क्या बोलेंगे? ए को डोमेन। और जो बाद वाला सेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोडोमेन। एकदम ध्यान से सुनिए, रिलेशन में बताए थे, जो बाद वाला सेट होता है उसे हम लोग कोडोमेन कहते हैं। जो बाद वाला सेट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कोडोमेन। क्या कहते हैं? कोडोमेन। क्लियर है? रिलेशन में नहीं बताए थे? अगर आपको याद नहीं आ रहा तो जाके रिलेशन का पहले क्लास कीजिए। रिलेशन में एकदम बेसिक से बताए थे कि अगर ए से बी है, अगर ए से बी है तो जो बाद वाला सेट होगा वही कोडोमेन होगा, वही हमारा स्वप्रांत होगा। और यहां पर फंक्शन में ए को हम डोमेन बोलेंगे। रिलेशन में ये नहीं बोले थे, रिलेशन में केवल ये बताए थे कि हमारा जो भी पेयर में होगा, इस पेयर के फर्स्ट मेंबर के सेट को डोमेन बोलेंगे, इस पेयर के फर्स्ट मेंबर के सेट को डोमेन बोलेंगे। लेकिन जब यहां हम डोमेन निकाल रहे हैं तो बार बार क्या निकल रहा है? सेट ए ही निकल रहा है। निकल रहा है कि नहीं? इसीलिए सेट ए को हमने क्या बोल दिया? डोमेन। हर कोडोमेन कौन होगा? तो बाद में क्या है जरा बताइए। ये फंक्शन ए टू बी है तो कोडोमेन हमारा कौन होगा? बी होगा। ये भी हमारा फंक्शन ए टू बी है तो कोडोमेन क्या होगा? सेट बी होगा। क्लियर? अब रेंज का बात करते हैं, तो रेंज हमारा कौन होगा? सेट ऑफ सेकेंड मेंबर। तो सेट ऑफ सेकेंड मेंबर देखिए बी ए डी, यानी ए बी डी। बोलिए, सेकेंड मेंबर का सेट को ना रेंज बोलते हैं, तो कौन है? बी ए डी। तो ए बी डी लिख दिए। सेट के अंदर एलिमेंट्स ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता है, तो सही लिखे या गलत लिखे? बोलिए, रेंज किसको बोलते हैं? सेकेंड मेंबर के सेट को। तो बी ए डी तो लिख दिए ए बी डी। कोई दिक्कत है? अब यहां बताइए, यहां सेकेंड मेंबर का सेट कौन है? जल्दी बताइए। 8 8 10, मतलब 8 और 10। अगर आप ध्यान से देखें, क्या देखें ध्यान से, जो हमारा रेंज है, जो हमारा रेंज है वह कोडोमेन से ही बना है। देखिए कोडोमेन में क्या है जरा बताइए। ए बी सी डी। अरे कोडोमेन किसको बोलते हैं? सेट बी को ना। तो देखिए सेट बी में कौन कौन एलिमेंट है? ए बी सी डी है या नहीं है? लेकिन रेंज हमारा क्या निकला? जल्दी बताइए। ए बी डी। तो कोडोमेन से ही इस रेंज का निर्माण हुआ है कि नहीं? बोलिए, कोडोमेन हमारे पास क्या है? जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइएगा। कोडोमेन क्या है हमारे पास? जल्दी बताइए। कोडोमेन ए से बी है तो बाद वाला सेट, तो कोडोमेन क्या क्या है? ए बी सी डी, यह है कोडोमेन इसमें। और रेंज क्या है हमारे पास? रेंज क्या है हमारे पास? सेकेंड मेंबर का सेट। बोलिए, ए बी डी। ए बी डी है पूरा। देखिए एक एक चीज को, हर एक चीज दिखाई दे रहा है ना साफ साफ। पूरा बोर्ड भर गया है, पूरा बोर्ड भर गया है। चलिए, बट मजा लग रहा है पढ़ने में हर एक चीज को। बोलिए बच्चों, लग रहा होगा कि क्या क्या सर बता रहे हैं, लेकिन बारीकी से एक एक करके बता रहे हैं कि अगर अभी समझ दीजिएगा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं देंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं। खाली वेट कीजिए आप, एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है जरा बताइए। कोडोमेन का एलिमेंट का यूज करके, जरा बताइए, कोडोमेन के एलिमेंट का यूज करके रेंज का निर्माण हुआ है। बोलिए, कोडोमेन के एलिमेंट का यूज करके क्या रेंज का निर्माण हुआ है? तो जिसका निर्माण होता है उसको सबसेट बोलते हैं। बताइए सबसेट के बारे में, यहां बताइए। सेट थ्योरी में सबसेट पढ़ा है ना, तो क्या पढ़े जरा बताइए। अगर ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 और बी के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, जो सबसेट नहीं पढ़े हैं बच्चों तो पहले सेट थ्योरी का आप क्लास कर लीजिए। प्ले लिस्ट में जाइए, क्लास 11 2026 जेक बोर्ड लिखा हुआ है, उसके प्लेलिस्ट में एक एक करके क्लास कीजिए पहले सेट का। अगर सेट का क्लास कीजिएगा तो जितना भी चीज़ बता रहे हैं वो सारा एक दूसरे से रिलेटेड है, सारा चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है। हम एक भी क्लास अभी एक दूसरे से रिलेटेड हटके नहीं किए हैं।
हम हमेशा कहेंगे मेरा क्लास समझ में तभी आएगा जब आप स्टार्टिंग से क्लास कीजिएगा। क्यों? क्योंकि हम ना बेसिक से निकाल रहे हैं, हर एक क्लास को दूसरे क्लास से रिलेट करके बता रहे हैं, तब बेसिक बनता है। जैसे तैसे हम नहीं पढ़ा रहे हैं, जैसे तैसे पढ़ाएंगे तो अधकचरा सब आ जाएगा। लेकिन एक भी क्वेश्चन ना छूटे, वैसा पढ़ना है तो एकदम बेसिक से पढ़ना होगा। तो आप एक बार सबसेट का कंडीशन को देख के आए, फिर यहाँ देखें, आपको समझ में आ जाएगा। तो बताइए सेट ए का टोटल एलिमेंट किस में है? सेट बी में है। बोलिए सेट ए का टोटल एलिमेंट किस में है? सेट बी में है। तो सेट ए क्या होगा? सबसेट होगा बी का, होगा या नहीं होगा? तो उसी तरह से आप बताइए यहाँ पे क्या बताइए, इस रेंज का टोटल एलिमेंट कोडोमेन में है कि नहीं, है या नहीं है? और साथ ही साथ इस रेंज का टोटल एलिमेंट भी कोडोमेन में है कि नहीं? तो बोलिए जो रेंज है वही कोडोमेन है। तो जब रेंज और कोडोमेन सेम है, यहां पर, यहां देखिए एक एक बात को लिख रहे हैं हम। इस केस में देखिए, इस केस में देखिए जो हमारा रेंज है सेट बी, जो हमारा कोडोमेन है, दोनों सेम है या नहीं है? इसका मतलब यहां रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो रहा है। बताइए इस कंडीशन में रेंज के अंदर भी कितना है? 8 10, और कोडोमेन के अंदर भी कितना है? 8 10। और इस केस में क्या हो रहा है जल्दी बताइए, रेंज का टोटल एलिमेंट कोडोमेन में है। तो जब रेंज का टोटल एलिमेंट कोडोमेन में होगा, मतलब रेंज जो हमारा होगा वो सबसेट होगा किसका? कोडोमेन का। रेंज जो होगा वह कोडोमेन होगा किसका? सबसेट का। क्यों बच्चों? जरा देखिए यहां पर, देखिए यहां पे रेंज का टोटल एलिमेंट किस में है? कोडोमेन में है। इसका मतलब रेंज सबसेट है किसका? कोडोमेन का। और इस केस में देखिए रेंज और कोडोमेन इक्वल है, दैट मीन्स हमारा रेंज कोडोमेन का या तो इक्वल होगा या तो सबसेट होगा। ये क्या है? परिसर। ये क्या है? परिसर। ये क्या है? सहप्रांत। क्या बताइए बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? रेंज हमारा क्या होगा? सबसेट होगा या इक्वल सेट होगा किसका? कोडोमेन का। क्या कोई भी बात रटना पड़ रहा है? क्या कोई भी बात रटना पड़ रहा है? सारा बात क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्लियर हो रहा है। अब अगला देखिए, आपसे एक नोट पॉइंट बोला जाएगा, यहां पर याद रखने के लिए आपको एक नोट पॉइंट बोला जाएगा। टोटल नंबर ऑफ, थोड़ा सा गंदा लग रहा है देखने में, अच्छा से लिख देते हैं, बहुत गंदा लग रहा है देखने में। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, यानी कि कुल फलनों की संख्या। क्या बोले? कुल फलनों की संख्या। तो कुल फलनों की संख्या में हम क्या लिख करेंगे? कोडोमेन पे पावर हम लोग डोमेन कर देंगे। कोडोमेन पे पावर क्या कर देंगे? डोमेन। देख लेते हैं डोमेन। ओहो, थोड़ा सा दिखाई दे नहीं रहा है, चलो यह आप दिखाई दे रहा होगा, अभी भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब दिखाई दे रहा है, अब दिखाई दे रहा है। चलो क्या किए हम लोग बताओ। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कुल फलनों की संख्या बताइए, कुल फलनों की संख्या बताइए, तो हम कोडोमेन पे पावर क्या कर देंगे? डोमेन। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम बता रहे हैं, आइए एग्जाम्पल के रूप में हम जरा बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं एग्जाम्पल के रूप में? आइए मेरे साथ। जैसे बोला जाएगा कि फंक्शन हमारा a to b है, फंक्शन हमारा क्या है? a to b। तो a हमारा क्या कहलाएगा बताइए? डोमेन। और b हमारा क्या कहलाएगा? कोडोमेन। और बोला जाएगा इफ सेट a में
टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है एवं सेट बी में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, तो देन टोटल नंबर ऑफ फंक्शन तो कुल फलनों की संख्या व्हाट। बोलता है क्या कि हमारे पास फंक्शन अगर ए टू बी है तो बोल रहा है क्या, और सेट ए में 2 एलिमेंट है और सेट बी में 3 एलिमेंट है, तो बोलता है टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितना होगा। तो हमारा आंसर होगा टोटल नंबर ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू, ध्यान से सुनिएगा, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन होगा, ध्यान से सुनिए, कोडोमेन का नंबर, कोडोमेन बोलिए, ए टू बी है तो कोडोमेन कौन है हमारा, सेट बी, ए टू बी है तो कोडोमेन कौन है हमारा, सेट बी, तो सेट बी में कितना एलिमेंट है, 3, सेट बी में कितना एलिमेंट है, 3, लिख दिए। पे पावर क्या देना है, डोमेन, डोमेन कौन है बताइए, ए, तो ए में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 2, तो 3 टू दी पावर 2 कितना हो गया, 9। क्या बताने सकिएगा कि नहीं सकिएगा, बताइए, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन बताने सकिएगा या नहीं सकिएगा, बताइए बच्चों। अब आपके बीच फंक्शन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आए तो आराम से बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं कि नहीं, क्या समझ में आया, को डोमेन पे पावर डोमेन, अभी हम बता चुके हैं, कैसे जानेंगे, अगर f हमारा फंक्शन है तो जो पहला वाला सेट होगा वह डोमेन को रिप्रेजेंट करेगा और जो दूसरा वाला सेट होगा वह को डोमेन को रिप्रेजेंट करेगा, और को डोमेन के एलिमेंट से ही किसका निर्माण होगा, रेंज का, इसलिए रेंज क्या होगा, सबसेट या इक्वल सेट होगा किसका, को डोमेन का। क्लियर है बात। तो पूरा ओवरऑल क्या समझें कि सभी रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकते हैं, लेकिन सभी फंक्शन रिलेशन होते हैं। वही रिलेशन फंक्शन होते हैं जो रिलेशन अगर ए टू बी है तो ए के टोटल एलिमेंट का इमेज बनेगा, वो भी केवल एक इमेज बनेगा, ठीक है। प्री इमेज बनाए या ना बनाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ तक डन। अगला कहानी हम लोग क्या सीखे, अगला चीज हम लोग सीखे कि हमारा जब रिलेशन फंक्शन के कंडीशन को सेटिस्फाई करता है और ये हमारा फंक्शन ए टू बी है तो सेट ए को डोमेन बोलते हैं, ठीक है, और सेट बी को को डोमेन बोलते हैं, और सेट बी से ही हमारा यानी को डोमेन से ही हमारा रेंज का निर्माण होता है। यानी रेंज हमारा सबसेट या इक्वल सेट होगा किसका, को डोमेन का। तो टोटल नंबर ऑफ, अगर हमें फंक्शन पूछेगा तो को डोमेन का टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन को डोमेन टू दी पावर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन। क्लियर है। तो को डोमेन में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे पावर क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन, यानी सब प्रांत पे पावर किसको लगा देंगे, प्रांत को, हमारा टोटल फलनों की संख्या निकल जाएगी। क्या बच्चों बताइए पूरा समझ में आ गया, आया कि नहीं। अब देखिए धड़ल्ले के साथ कैसे क्वेश्चन को बनाते हैं, आइए मेरे साथ धड़ल्ले के साथ एक एक क्वेश्चन। समझ में आया कि नहीं आया पहले बता दीजिएगा, हम कुछ ज़्यादा डिटेल से बता दिए क्या ये भी बता दीजिएगा। हर एक बड़ा मज़ेदार सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछने दो ना, सब फरिया के निकल जाएंगे, सब फरिया के निकल जाएंगे, एक भी चीज़ को नहीं छोड़ने वाले हैं। आ जाओ आ जाओ, आगे हमारे पास बताइए ध्यान से, ए रिलेशन एफ, क्या बोला है, ए रिलेशन एफ, बोलता है ए रिलेशन एफ क्या है जल्दी बताओ, ए टू बी, क्या बोल रहा है, ए टू बी इफ, बोलता है क्या, ए टू बी इज ए फंक्शन, बोलता है ये रिलेशन एफ हमारा फंक्शन कब कहलाएगा, बताइए ये रिलेशन एफ हमारा फंक्शन कब कहलाएगा, जब सेट ए का टोटल एलिमेंट केवल एक प्रतिबिंब यानी इमेज बनाएगा। तो देखिए क्या बोला, ए का प्रत्येक अवयव बी में कम से कम एक प्रतिबिंब बनाएगा। कम से कम का मतलब होता है, कम से कम, एटलीस्ट का मतलब, एटलीस्ट कम से कम,
कम से कम, एटलीस्ट का मतलब होता है उतना, उतना और, उतना और, उतना से अधिक। जैसे क्या बोला, कम से कम, बोलिए कम से कम, कम से कम का मतलब बताइए, उतना और उतना से अधिक, कितना से, कम से कम एक का मतलब एक, या बोला ना कम से कम एक, तो उतना का मतलब क्या हो गया एक, उतना का मतलब क्या हो गया एक, एक और एक से अधिक। तो बताओ क्या समुच्च ए का अवयव एक या एक से अधिक प्रतिबिंब बनाएगा या केवल एक प्रतिबिंब बनाएगा? बताओ, समुच्च ए का सारा अवयव का प्रतिबिंब बनना चाहिए, और ठीक ठीक कितना प्रतिबिंब बनना चाहिए? केवल एक प्रतिबिंब बनना चाहिए। लेकिन ये क्या बोला, कम से कम एक प्रतिबिंब, मतलब एक या एक से अधिक प्रतिबिंब नहीं होगा। होगा क्या? नहीं, केवल और केवल एक ही प्रतिबिंब बनना चाहिए। आगे बोलते हैं, बोलता है क्या, ए का प्रत्येक अवयव, बिल्कुल ए का प्रत्येक अवयव किसमें? बी में ठीक एक प्रतिबिंब है। कितना प्रतिबिंब है? एक प्रतिबिंब। ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज एग्जैक्टली, एग्जैक्टली मतलब ठीक ठीक, वन इमेज इन बी। तो सेट ए का सभी अवयव सेट बी के साथ एक एक प्रतिबिंब बनाना चाहिए। बिल्कुल है कि नहीं? यहाँ पे क्या बता दिया, पूर्व प्रतिबिंब मतलब प्राक प्रतिबिंब। फलन के डिफिनेशन में प्राक प्रतिबिंब का बात ही नहीं होता है। यहाँ भी बोल दिया पूर्व प्रतिबिंब मतलब प्राक प्रतिबिंब, प्री इमेज का बात ही नहीं होता है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा? बी। क्यों? क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव, ए टू बी है ना, तो ए का प्रत्येक अवयव एक एक प्रतिबिंब बनाएगा किसके साथ? बी के अवयवों के साथ। क्लियर है बच्चों? चलिए मजे के साथ क्वेश्चन बना। चलिए अब बोलता है क्या, निम्न में से इतना एक फलन नहीं है जो फलन के कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो आइए बताते हैं। तो बताइए क्या है, ए में कितना है, जल्दी बताइए। 1 2 3, बी में कितना है? 4 5 6, जल्दी बताइए। 1 का 4 के साथ, बिल्कुल। 2 का 5 के साथ, बिल्कुल। 3 का 6 के साथ, बिल्कुल। बोलिए सारे अवयव का प्रतिबिंब बन रहा है, और वो भी कितना? एक एक, क्योंकि एक एक एरो जा रहा है। ये फंक्शन के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगला बताइए, 1 का 4 के साथ, 1 का 4 के साथ, ठीक है। 2 का भी 4 के साथ, 2 का भी 4 के साथ, 3 का 4 के साथ, 3 का 4 के साथ, बिल्कुल। सारे अवयव से एरो जा रहा है, मतलब प्रतिबिंब बना रहा है। और एक एक अवयव से कितना एरो जा रहा है? एक एरो, एक एरो, एक एरो, यानी ये भी फंक्शन के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो तुम बोलोगे सर यहाँ पे कोई एरो नहीं आ रहा है, तो बच्चा ये प्राक प्रतिबिंब का अवयव है। फंक्शन के डिफिनेशन में प्राक प्रतिबिंब से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है तो किससे? केवल प्रतिबिंब के अवयव से। तो प्रतिबिंब क्या होना चाहिए? सारे अवयव का प्रतिबिंब बनना चाहिए, वो भी कितना? केवल एक एक। तो बोलिए सारे अवयव से हमारा एरो जा रहा है, मतलब सारे अवयव का प्रतिबिंब बन रहा है। और कितना एरो जा रहा है? एक एक एरो जा रहा है, मतलब एक एक प्रतिबिंब बना रहा है। यानी ये भी हमारा फंक्शन के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये भी हमारा किसके कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? फंक्शन के। बताइए 1 का किसके साथ? 4 के साथ। 1 का किसके साथ? 5 के साथ। बोलिए 1 का किसके साथ? 4 के साथ। 1 का किसके साथ? 5 के साथ। 2 का किसके साथ? 6 के साथ। बताइए ये हमारा फंक्शन के कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? नहीं। उसका 2 रीजन है। पहला रीजन, सारे अवयव का प्रतिबिंब बनना चाहिए, लेकिन इसका प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। एक कंडीशन फेल होने का। दूसरा कंडीशन फेल होने का, अगर प्रतिबिंब सारे अवयव का बने तो एक अवयव का एक ही तो प्रतिबिंब बनना चाहिए, लेकिन इस अवयव का 2 प्रतिबिंब बन रहा है। बन रहा है कि नहीं? तो क्या इसको फंक्शन नहीं होने का 2 रीजन, एक अवयव का प्रतिबिंब बन ही नहीं रहा है और एक अवयव हमारा एक से अधिक प्रतिबिंब बना रहा है। तो इसे फलन नहीं होने का कितना रीजन दे दिया? दोनों रीजन दे दिया। तो कौन सा फंक्शन के कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है? तो सी। कौन? सी। क्लियर है बात? पहला अवयव प्रतिबिंब बनाएगा और दूसरा अवयव प्राक प्रतिबिंब। तो देखिए 1 का प्रतिबिंब 4 के साथ और 1 का प्रतिबिंब 5 के साथ, मतलब 1 का के ठो प्रतिबिंब बन गया? 2 ठो। किसके किसके साथ? 4 के साथ भी और
5 के साथ भी, लेकिन फंक्शन क्या कहता है, एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब बनना चाहिए, लेकिन यहाँ एक का के ठो प्रतिबिंब बन गया, दो ठो, इसलिए फंक्शन के कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्लियर है? अगला बोलिए, अगला बोलिए क्या क्या है बताओ। 1 2 3 4 5 6, 1 का 4 के साथ, 1 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 2 का 5 के साथ हो गया। लेकिन अगला देखो तो 3 का किसी के साथ नहीं दिया हुआ है, यानी कि ये भी हमारा फंक्शन के कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा जरा बताओ, क्यों नहीं करेगा जरा बताओ। क्यों? क्योंकि इसीलिए नहीं करेगा क्योंकि कहता है कि समुच्चय ए के सारे अवयव का प्रतिबिंब बनना चाहिए, लेकिन इस एलिमेंट को देखो कि ये कोई भी प्रतिबिंब नहीं बना रहा है, ये कोई भी प्रतिबिंब नहीं बना रहा है। दैट मीन्स ये भी हमारे फंक्शन के कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा और ये भी हमारा फंक्शन के कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। कौन कौन जरा बता दो, हमारा कौन कौन फंक्शन के कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा? ऑप्शन सी भी और ऑप्शन डी भी। ऑप्शन सी क्यों नहीं करेगा? क्योंकि 3 का कोई इमेज नहीं बन रहा है और 1 का 1 से अधिक इमेज बन रहा है। और डी नंबर क्यों नहीं होगा? क्योंकि 3 का कोई इमेज नहीं बन रहा है, जबकि फंक्शन कहता है कि सारे एलिमेंट का इमेज बनना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का दो ऑप्शन हमारा करेक्ट है, सी भी और डी भी। क्यों? क्योंकि बोला है कि कौन सा फलन नहीं है, नॉट ए फंक्शन। तो कौन फंक्शन नहीं है? सी भी और डी भी। क्लियर है बच्चों? चलिए, ये प्रैक्टिस है, ऑप्शन आपको एग्जाम में एक ही तो सही मिलेगा। अब देखिए यहां पर बोला गया है क्या, सम और विषम फलन में, यानी कि इवन और ऑड फंक्शन के बारे में बात कर रहा है। तो हम जरा सा आपको यहां पर पहले ऑड और इवन फंक्शन को हम समझा दें, ठीक है? तो कहता है क्या कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन f(x) है, यदि हमारे पास कोई फंक्शन f(x) है, ठीक है, तो ये फंक्शन f(x) हमारा सम फलन इवन फंक्शन तभी होगा जब इस फंक्शन में हम x के जगह पे -x रखें, लेकिन फिर भी हमें क्या मिलेगा? f(x), फिर भी हमें क्या मिलेगा? f(x). तो इसको हम लोग सम फंक्शन बोलेंगे। अब देखो विषम फलन, मतलब ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन का मतलब क्या हुआ? हम इस x के जगह पे -x रखेंगे और -f(x) मिल जाएगा। जब हम देखो ये फंक्शन f(x) है ना, जब x के जगह पे हम -x रखें और हमें f(x) मिल जाएगा तो वह इवन फंक्शन होगा। लेकिन जब x के जगह आप -x रखेंगे और -f(x) मिल जाएगा तो उसको हम लोग ऑड फंक्शन बोलेंगे। तो यहां पर हमसे किसके बारे में पूछ रहा है जरा बता दो? इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन में क्या कहता है? f ऑफ -x इज इक्वल टू क्या होगा? f(x). अगर ऑड बोलता तो नीचे वाला होता। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करते हैं। किसके थ्रू बच्चों? एग्जाम्पल के थ्रू। चलिए देखिए, अगर हमारे पास एक फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू x², ठीक है। अब आपको बताना है ये ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है। तो कुछ नहीं कीजिएगा, आप इस x के जगह पे -x रखिए। दैट मीन्स x के जगह -x रखें, इसका मतलब जहां आपको x दिखाई दे रहा है वहां -x रखना है। जहां x दिखाई दे रहा है वहां -x, अदरवाइज कहीं नहीं। जहां x दिखाई दे रहा है वहां -x। तो उस x के जगह पे -x रख दिए, उस पर क्या बोला? स्क्वायर करने। तो बताइए f ऑफ -x, तो माइनस का स्क्वायर प्लस और x का स्क्वायर x²। तो जरा बताइए f ऑफ -x, x² को ही हम लोग क्या बोले थे? f(x) बोले थे। बताइए जरा, जवाब दीजिए। तो f ऑफ -x इज इक्वल टू क्या आ गया? f(x) आया। इसका मतलब ये कैसा फलन है? सम फलन है, इवन फंक्शन है। कैसा फंक्शन है ये बताइए? इवन फंक्शन है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लो ना, एग्जांपल से क्लियर होगा।
हम लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ले लिए। तो बोलिए इवन या ऑड दोनों फंक्शन को पहचानने के लिए हम x के जगह पे क्या रखेंगे, माइनस एक्स। तो रखिए f के जगह पे x के जगह पे माइनस एक्स रखिए, यहां भी x के जगह पे माइनस एक्स का क्यूब। बताइए f ऑफ माइनस एक्स, माइनस का क्यूब माइनस x का क्यूब x क्यूब। अब बताइए f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यू को क्या बोले हो, एफ एक्स। जवाब दो, जवाब दो। ये माइनस के जगह माइनस रहने दिए, एक्स क्यू को तुमने क्या बोला, एफ एक्स। तो लिख दिया एफ एक्स, तो क्या दिखाई दिया, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स दिखाई दिया। ये वाला कंडीशन, इसको क्या कहते हैं, विषम फलन ऑड फंक्शन। क्या है भाई, कुछ है क्या, मक्खी उखी है, हाँ मच्छर था। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विषम फलन ऑड फंक्शन। क्या समझ में आया कि नहीं आया, बता दीजिए हमें। क्या अभी भी समझ में आया? हाँ, जहां एक्स होगा वहां क्या रख देंगे, माइनस एक्स। जैसे एक और एग्जांपल लीजिए, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। याद रखिएगा हम ये एग्जांपल दे रहे हैं, आपके एग्जाम में आ सकता। आप ये नहीं बोलिएगा कि सर आप इसे सॉल्व नहीं करवाए थे, खाली ये बताए थे, ये सब सॉल्व नहीं करवाए थे। हम सॉल्व करवा रहे हैं, पहचानने का तरीका बता रहे हैं। सुने कि नहीं, सेम टू सेम प्रॉब्लम आ जाए ऐसा जरूरी नहीं है। एकदम कॉन्सेप्ट को समझिए, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। एकदम कॉन्सेप्ट को समझिएगा, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो एफ एक्स इज इक्वल टू इस बार हमारा क्या है, साइन एक्स है। कुछ नहीं करना है, ऑड और इवन पहचानने के लिए आप चुपचाप केवल एक्स के जगह पे माइनस एक्स रख दीजिए। तो यहाँ साइन के जगह साइन, बोलिए एक्स के जगह पे क्या रखना है, माइनस एक्स। अब आइए एफ ऑफ माइनस एक्स, साइन माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स। वही साइन माइनस एक्स प्रॉपर्टीज लगाए, साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स, ये माइनस साइन एक्स को आपने क्या माना है, एफ एक्स माना है। तो बताइए एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स आया। तो ये हमारा कौन सा फंक्शन हो गया, विषम फलन ऑड फंक्शन। कौन सा फंक्शन, ऑड फंक्शन। कौन, साइन एक्स। साइन एक्स कैसा फंक्शन है, तो डायरेक्ट बोलिएगा ऑड फंक्शन है। साइन एक्स कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। और एग्जांपल लेते हैं, चलिए हम लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। ऑड और इवन फंक्शन पहचानना है तो हम फटाक से एक्स के जगह पे क्या रखेंगे, माइनस एक्स रखेंगे। तो यहाँ कॉस एक्स के जगह पे क्या रखेंगे, माइनस एक्स रखेंगे। एकदम आपको एक्स के जगह पे क्या रख देना है, माइनस एक्स रख देना है बच्चों। एक्स के जगह पे क्या रखना है, जल्दी बताइए, माइनस एक्स रख देना है। अब माइनस एक्स रखो तो बताइए कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू ये क्या होता है, कॉस एक्स। बताइए क्या होता है, कॉस एक्स। हम जानते हैं क्या, साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, लेकिन कॉस माइनस एक्स क्या होता है, फिर मच्छर आ गया, किधर गया मच्छर, वायरल होगा क्या तुम भी। कॉस माइनस एक्स क्या होगा, कॉस एक्स। तो यहां पर हम कॉस माइनस एक्स को क्या लिख दिया, कॉस एक्स। तो आइए यहां से क्या दिखाई दिया, एफ ऑफ माइनस एक्स। कॉस एक्स को आप क्या माने थे, जल्दी बताइए, एफ एक्स माने थे। तो एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स आ गया। बताइए एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ गया, एफ एक्स आ गया। तो ये कैसा फलन होगा, सम फलन, इवन फंक्शन। क्या बताइए, अभी भी समझे इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन कैसे पता करेंगे। एक्स के जगह पे क्या रख देंगे, माइनस एक्स। एक्स के जगह पे क्या रख देंगे, माइनस एक्स। अगर फिर भी हमें एफ एक्स मिल गया तो इवन फंक्शन होगा, और माइनस एफ एक्स मिला तो ऑड फंक्शन होगा। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बोलता है एक्स स्क्वायर कैसा फलन है, सम फलन है। क्यों फलन है, क्योंकि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आता है, एफ एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आता है, एफ एक्स। इसीलिए क्या एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, एफ एक्स होता है। इसीलिए ये हमारा कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। सही है गलत बताइए। एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, एफ एक्स होता है। इसलिए एक्स स्क्वायर कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। क्यों सर, अरे अभी तो डिस्कस किए मेरे भाई, अभी तो डिस्कस किए। चलो यही सब तो क्वेश्चन पे ध्यान नहीं बनाएंगे। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर
कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेशन का एक भी प्रॉब्लम नहीं बनाएंगे, वो आपको बनाना है। स्लाइड नंबर 111, जल्दी बताइए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, एक भी नहीं बनाएंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको होमवर्क बना के रखना है अपने पास। चलिए, दो क्रमित युग्म बराबर होते हैं जब कब, क्या कब, जल्दी बताइए। पहले घटक बराबर हो नहीं, दूसरे घटक बराबर हो नहीं, दोनों घटक क्रम से बराबर हो, यानी प्रथम घटक के बराबर होगा और द्वितीय घटक के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। चलिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। ये सबका होमवर्क बोले थे ना आज मिलेगा, आज बोले थे कि नहीं होमवर्क मिलेगा, एकदम तगड़ा होमवर्क मिलेगा आज, तगड़ा होमवर्क। केवल हम फंक्शन से रिलेटेड आज प्रॉब्लम को बनाएंगे। चलिए इसका भी जल्दी लीजिए, ए और बी सेट, ए और सेट बी के बारे में बोला है, ये खुद से बनाना है। अब जितना पढ़ाए हैं उसका है, जल्दी देखिए। आप क्वेश्चन नंबर नहीं, स्लाइड नंबर मेंशन कीजिएगा कि स्लाइड नंबर फलना का आंसर फलना है, स्लाइड नंबर फलना का आंसर फलना है, ये बोलिएगा। चलिए अगला फिर से ये क्वेश्चन लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। स्लाइड नंबर 117 का आंसर बताइएगा आप लोग कमेंट के थ्रू, स्लाइड नंबर 117 का आंसर बताइएगा कमेंट के थ्रू। अगले आ जाइए, हाँ ये देखिए, ये ए बाबा भाग, क्या ये क्वेश्चन हम बताएंगे क्योंकि हम बताए नहीं हैं। तो क्या बोला गया, जरा ध्यान से सुनिएगा। ए क्रॉस अगर बी इंटरसेक्शन सी है तो इसका मीनिंग हो जाएगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। क्लियर है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। उसी तरह से अगर ए क्रॉस बी यूनियन सी रहेगा तो हम उसको लिखेंगे ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। इंटरसेक्शन है तो बीच में इंटरसेक्शन, यूनियन है तो बीच में यूनियन। उसी तरह से अगर ए क्रॉस बी माइनस सी होगा तो हम लिखेंगे ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। तो बताइए यहाँ क्या बोला है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। सही है गलत, बोलिए होगा या नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, एकदम सारा चीज क्लियर कर लीजिए आप, एक क्वेश्चन नहीं है, नहीं बनाएंगे, स्क्रीनशॉट लो। स्लाइड नंबर 119 का आंसर बताइएगा, एकदम स्क्रीनशॉट जल्दी लीजिए, होमवर्क आज तगड़ा मिलेगा। बोलिए क्या ये नहीं बताएंगे, कल बताए हैं, इसका भी स्लाइड नंबर 120 का आंसर बताइएगा। जो क्लास नहीं किए हैं पिछला, आप जल्दी जाकर के पहले पिछला क्लास कीजिए, भयंकर होमवर्क मिलने वाला है। चाहिए ना 40 में 40, ऐसे नहीं आता है बच्चों, ऐसे नहीं आता है, होमवर्क बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ये होमवर्क बनाइएगा। फिर आ जाइए, ये उपसमुच्चयों की संख्या ए क्रॉस बी का कल के क्लास में बताए हैं, होमवर्क रहेगा। स्लाइड नंबर 121 का आंसर आपको बताना है कल, 121 का आंसर बताना है कल। चलिए हाँ, बोलता है क्या ए से बी में संबंध केवल एक समुच्चय। चलिए आ जाइए, इसको बताते हैं, जल्दी बताते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है यहाँ पे देखिए, ये केवल बताया संबंध, यहाँ सेट दिया हुआ है। तो बोलता है क्या आर ए से बी में संबंध है, तो बताइए ए से बी में, ए से बी मतलब ए क्रॉस बी, यानी प्रथम घटक सेट ए का होना चाहिए, द्वितीय घटक सेट बी का होना चाहिए। तो प्रथम घटक एक 2 3, ठीक है। द्वितीय घटक किसका होना चाहिए, बी का, 1 4 और 9। तो क्या बोलो, ए से बी में संबंध है। क्लियर है बात, किस में संबंध है, ए से बी में संबंध है। क्लियर है या बात नहीं है, क्लियर बता दीजिए। वही ना पूछा था, बोलता है कि आर ए से बी है, ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय। हाँ, आर जब हमें पूछा गया है तो ए से बी में संबंध है, ये भी होगा, ए से बी में ही संबंध है ना। और ए से बी में संबंध है मतलब क्या है, ए क्रॉस बी का तो उपसमुच्चय है ना, ये दोनों ए और सी हो है। ओए रुक जा, ए और सी यहाँ देखो, बिल्कुल ए से सी में संबंध है। क्लियर है, तो ए क्रॉस बी का क्या होगा, उपसमुच्चय, या उपसमुच्चय तो नहीं होगा, उपसमुच्चय होगा
सर क्या क्या बोल रहे हैं यार, हड़बड़ी में, जल्दी जल्दी में क्या क्या बोल रहे हैं, जल्दी आइए समझिए। यहाँ पे क्या बोला गया, ए से बी। ए से बी का मतलब क्या, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी का उपसमुच होगा आर, उसके लिए ये क्या हो गया सही, आर उपसमुच है ए क्रॉस बी का। और दूसरा ए से बी संबंध है, क्यों, क्योंकि प्रथम घटक है ए का और द्वितीय घटक है सेट बी का, तो ऑप्शन नंबर ए और सी सही है। तो ए और सी को एक साथ सही बोलने के लिए हमें कौन सा करेक्ट मानना पड़ेगा, जल्दी बताइए, ऑप्शन नंबर डी को, क्योंकि डी में क्या बोला गया है, ए भी सही है और सी भी सही है। कौन कौन सही है, ए और सी भी सही है। समझ में आया। 122 नंबर स्लाइड, बोलिए, ये नहीं बनाएंगे, चलिए जल्दी। स्लाइड नंबर 123 का, स्लाइड नंबर 123 का खाली संबंध, संबंध का मतलब रिक्त संबंध, लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, यूनिवर्सल स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, जल्दी लीजिए, होमवर्क है ये, बनाना है। ए बी, इसमें क्या क्या कौन कौन सा एलिमेंट होगा ये बताना है, चलिए बताते हैं, ये हम बताएंगे, आप नहीं बताइएगा, ठीक है। तो पहले क्या करना है, सेट ए के अंदर के एलिमेंट को देखिए, देखिए क्या क्या है, 1 2 3 4, यानी क्या, रिलेशन के अंदर जो पेयर में एलिमेंट है ना, इस दोनों का हम वैल्यू 1 2 3 और 4 यूज कर सकते हैं। क्या क्या, 1 2 3 और 4 यूज कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। फर्स्ट मेंबर का भी वैल्यू 1 2 3 4 होगा और सेकेंड मेंबर का भी वैल्यू 1 2 3 4 होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा बच्चों। फर्स्ट मेंबर का भी वैल्यू कितना होगा, 1 2 3 4 होगा और सेकेंड मेंबर का भी वैल्यू क्या होगा, 1 2 3 4 होगा। बट रिलेशन आर के अंदर वही पेयर होगा जो पेयर के नियम का पालन करेगा, और पेयर का नियम क्या है, बोलता है क्या, द्वितीय घटक प्राप्त होगा कब, जब प्रथम घटक में एक जोड़ेंगे। बोलिए क्या बोला, कि द्वितीय घटक हमें प्राप्त होगा जब हम प्रथम घटक में एक जोड़ेंगे। द्वितीय घटक का भी मान 1 से 4 तक, प्रथम घटक का भी मान 1 से 4 तक। तो बोलिए यहां पर हमें द्वितीय घटक प्राप्त हो रहा है कब, जब प्रथम घटक में एक जोड़ेंगे। तो आप पहले प्रथम घटक का मान रखें, तो प्रथम घटक का मान हम रखें 1, क्या रखें 1, प्रथम घटक का मान हम क्या रखें 1। तो द्वितीय घटक कैसे मिलेगा, जब प्रथम घटक में एक जोड़ेंगे, तो कितना 2 इसके अंदर है कि नहीं, तो कितना हो गया 2। क्लियर है। क्या बोला गया, द्वितीय घटक कब मिलेगा, जब प्रथम घटक में आप एक जोड़िएगा। तो प्रथम घटक आप कितना रखे थे 1, तो द्वितीय घटक में कैसे मिलेगा, जब उसमें एक जोड़ देंगे। उसी तरह से हम प्रथम घटक का वैल्यू रखते हैं 2, प्रथम घटक का वैल्यू रख दिया इस बार क्या 2, तो द्वितीय घटक कैसे मिलेगा, प्रथम घटक में एक जोड़ने के बाद हमें द्वितीय घटक मिलेगा। बताइए 2 और 3 इसमें है। चलिए अगला, फिर से अब प्रथम घटक का मान कितना रखते हैं 3, प्रथम घटक का मान रख दिए 3, रख दिए 3। अब द्वितीय घटक कैसे मिलेगा, जब प्रथम घटक में एक जोड़ेंगे तो कितना होगा 4, ये 4 मिल गया। फिर से बोलिए, हम प्रथम घटक का मान कितना रखेंगे 4, तो द्वितीय घटक कब मिलेगा, जब प्रथम घटक में एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा, कुछ नहीं। सर 5 आएगा, हम बोलेंगे कुछ नहीं। भाई 5 इसके अंदर है, नहीं है। क्या 5 इसके अंदर है, नहीं है। प्रथम घटक का भी मान 1 2 3 4 होगा और द्वितीय घटक का भी मान 1 2 3 4 ही होगा, लेकिन यहां पर द्वितीय घटक का मान कितना आ रहा है 5। क्या 5 इसके अंदर है, नहीं है। अर्थात हमारा जो यहाँ पर बातें होगी, यहाँ पर जो हमारी बातें होगी वो पेयर का क्या होगा, ये वाला बात होगा। कौन कौन, 1 2 2 3 3 4। क्लियर है नियम। इसको पेयर को पढ़ने सीखिए। बोलता है प्रथम घटक में एक एक्स वाई पढ़ना ही नहीं है, हम कल ही बताए थे, एक्स वाई नहीं पढ़ना है, प्रथम घटक और द्वितीय घटक। प्रथम घटक में एक जोड़ेंगे तो द्वितीय घटक प्राप्त होगा। क्या बोले, बोलिए, प्रथम घटक में एक जोड़ेंगे तो द्वितीय घटक प्राप्त होगा। यही बोला है या नहीं बोला है, देखिए एकदम ध्यान से। जरा पानी पी लेते हैं।
क्लियर है ये? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ आइए, यहां पे बोलता है क्या, वास्तविक संख्याओं के संबंध आर में, क्या वास्तविक संख्याओं के संबंध आर में ये पेयर है कि नहीं? तो क्या बोला गया जरा बताइए। बोला गया है क्या, फर्स्ट मेंबर हमें प्राप्त होगा सेकेंड मेंबर के स्क्वायर के। तो वाकई इस नियम का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये हमें बताना है। किसके लिए? वास्तविक संख्या के लिए ये पेयर है या नहीं है। तो देखिए सेकेंड मेंबर कौन है बच्चों? 2 का क्या करेंगे? स्क्वायर। तो क्या बोलिए 4 मिल रहा है। तो क्या बोल रहा है जल्दी बताइए, सेकेंड मेंबर का स्क्वायर। तो सेकेंड मेंबर कौन है? 2। सेकेंड मेंबर कौन है? 2। फर्स्ट मेंबर कौन है? 4। बोलो सेकेंड मेंबर का हमने क्या किया? स्क्वायर। तो क्या मिलना चाहिए? फर्स्ट मेंबर। तो देखिए 4 बराबर 4 मिला, मिला या नहीं मिला? तो वाकई ये हमारा होगा कि नहीं होगा? रियल नंबर में बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा? सर बिल्कुल करेगा। क्यों? क्योंकि ये पेयर इस नियम का पालन कर रहा है। कैसे कर रहा है? सेकेंड मेंबर का हमें क्या करना है? स्क्वायर। तो सेकेंड मेंबर क्या है? 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। तो बताइए हमारा फर्स्ट मेंबर के इक्वल है कि नहीं? 4। डन है या नहीं? इसलिए हमारा बिलोंग करेगा। नहीं आता तो नहीं करता। ये टोटल नंबर ऑफ, सर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन नहीं, हमको नहीं आता, हमको नहीं आता है। स्लाइड नंबर 127 हमको आता ही नहीं। हम कल रट के आए थे इसीलिए बताए थे। हम भूल गए, हमको रट के आए थे। सुना, हम रट के आए थे इसीलिए कल बताए थे। आज हम भूल गए हैं, नहीं बताने सकेंगे। आपको बनाना है स्लाइड नंबर 127। तगड़ा होमवर्क मिलेगा दोस्त। चलिए इसका हम फिर कल रट के आए थे। आपको इसका डोमेन बताना, क्या क्या होगा? 2 3 4 एकदम बताना है डोमेन। ठीक है, चलिए 128 स्लाइड नंबर, इसका भी चलिए इसका डोमेन बताना है। क्या बताना है डोमेन बताइए। आर का कंडीशन क्या बोला जल्दी बताइए। एक्स जो लीजिएगा तो एक्स का वैल्यू क्या लीजिएगा? 1 बोल दिया एक्स का वैल्यू लेने। 2 लीजिएगा, 3 लीजिएगा, 4 ले लिए। बोलिए लिए या नहीं लिए? तो क्या लिया? फर्स्ट मेंबर हम एक्स ले लिए। सेकेंड मेंबर क्या बोल रहा है? उसका स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। बोलिए इसका स्क्वायर ही ना बोल रहा है। 4 का स्क्वायर 16। क्या निकालने बोला जल्दी बोलो? डोमेन 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया डोमेन। आया समझ में कि नहीं आया बच्चों? चलिए अगले प्रॉब्लम की ओर। बोलता है कि प्रांत कौन कहलाता है? सभी पहले घटकों का समुच्चय, सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट्स कहलाएगा। चलिए क्रमित युग्मों का समूह, नहीं युग्म नहीं होता है, चलो वो वाला होगा। इसका इस नहीं बताएंगे, डोमेन आप खुद निकालिए, हमको नहीं आता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका डोमेन खुद निकालिए। जो निकालने का है वो खुद बताएंगे। इसका रेंज आप खुद निकालिए, हमको नहीं आता है, रेंज खुद निकालिएगा। स्क्रीनशॉट लेते जाइए, स्लाइड नंबर मेंशन करके बताइएगा। बोलिए परिसर कौन कहलाता है? हाँ कौन? सप्रांत का उपसमुच्चय। किसका उपसमुच्चय? सप्रांत का उपसमुच्चय। दिखा दें क्या? सबसे लास्ट में बताए थे किसका उपसमुच्चय होता है हमारा परिसर? सप्रांत का। नहीं लिखे थे? रेंज इज सबसेट और इक्वल टू कोडोमेन। बताए थे कि नहीं? परिसर क्या होता है? उपसमुच्चय या समान समुच्चय होता है। समान समुच्चय का बात ही नहीं किया है, तो उपसमुच्चय या समान समुच्चय होता है किसका? कोडोमेन का, सप्रांत का। चलिए परिसर दिया हुआ है। हाँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन हम बताएंगे। क्या बोला है सुनो, क्वेश्चन को ना समझना जरूरी है। हमें रेंज भी दिया हुआ है, ठीक है, मतलब द्वितीय घटक। रेंज बोलो, रिलेशन आर के अंदर जो पेयर में होता है उसके द्वितीय घटक के सेट को हम लोग रेंज कहते हैं। क्लियर? और प्रथम घटक के सेट को हम लोग डोमेन कहते हैं। क्लियर है ना? तो बोलता है क्या रेंज दिया है और तुमको डोमेन भी दिया हुआ है, तो तुम कम से कम कितना रिलेशन बना सकते हो? सबसे न्यूनतम रिलेशन की संख्या क्या होगी? तुम सबसे कम रिलेशन क्या बना सकते हो? कितना रिलेशन बना सकते हो? तो हम वैसा रिलेशन बना सकते हैं सबसे कम, जिसमें ध्यान देना, जिसमें हमारा क्या हो जाए, ध्यान देना, न्यूनतम रिलेशन, द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। रिलेशन की बोलता है तो संबंध में अवयवों की न्यूनतम संख्या पूछा है। अवयवों की न्यूनतम संख्या, हम रिलेशन आर के अंदर हम कम से कम कितना एलिमेंट रख सकते हैं जिसका डोमेन भी हमारा ये आ जाए
और कोडोमेन भी हमारा आ जाए। कम से कम एलिमेंट रखना है। रिलेशन आर के अंदर ना हमें सारा एलिमेंट को नहीं रखना है, अधिक से अधिक नहीं रखना है। सबसे कम हम कितना एलिमेंट रखेंगे रिलेशन आर के अंदर? तो भाई रिलेशन आर के अंदर हम इतने ही कम एलिमेंट को रख सकते हैं जिससे हमारा डोमेन भी पूरा हो जाए और रेंज भी हमारा पूरा हो जाए। तो कैसे रखेंगे? तो देखो यहाँ पर हमारा डोमेन क्या है 1 2, रेंज क्या है 2 3 4। तो देखो डोमेन हमारा 1 भी आना चाहिए और 2 भी आना चाहिए और रेंज हमारा 2 3 4 भी आना चाहिए। तो कैसे रखते हैं? देखो 1 का 2 के साथ कर दे, ठीक है। बोलिए डोमेन 1 आ गया। डोमेन का देखिएगा, अब यहां डोमेन हम पूरा करते जा रहे हैं। डोमेन हमारा 1 आ गया, रेंज हमारा 2 आ गया। डोमेन में केवल 1 बचा है और रेंज में अभी 3 4 बचा है ना। तो अगला हम ले लेते हैं फिर से क्या, डोमेन अब 2 बचा है ना, तो डोमेन 2 ले लेते हैं। हाँ 2 के साथ रेंज को 3 ले लेते हैं, ले लें। अब बताइए डोमेन कितना आ गया फिर से 2, रेंज कितना हो गया 3, आया कि नहीं आया? तो बताइए अभी भी रेंज में एक एलिमेंट बाकी है लेकिन डोमेन हमारा पूरा हो गया ना। तो हम क्या कर दें, इसको फिर से 2 के साथ या 1 के साथ 4 को लगा दें। बोलो 2 के साथ तुम 4 को लगा दो या 1 के साथ 4 को लगा दो। क्यों? क्योंकि ये फिर से फर्स्ट, देखो सेट ऑफ फर्स्ट मेंबर क्या है 1 2 2। तो डोमेन हमारा क्या हो गया 1 2 और सेकेंड मेंबर क्या हो गया 2 3 4 2 3 4। देखो डोमेन हमें 1 2 मिल भी गया, मिला, और रेंज भी हमें मिल गया 2 3 4। तो कम से कम कितना एलिमेंट रखना पड़ा बताओ? 3 एलिमेंट। तो इसका कितना होगा? ऑप्शन नंबर 3। समझ में आया कि नहीं? सर कैसे? एक और बताइए। अगर सोचो आपको डोमेन दे देता 2 3 4 5 और रेंज दे देता ABC, तो बताइए रिलेशन के अंदर आप कम से कम कितना एलिमेंट रखते? तो रिलेशन के अंदर हम कम से कम इतना एलिमेंट रहते कि डोमेन भी पूरा आ जाए और रेंज भी पूरा आ जाए। तो जैसे डोमेन 2 रेंज रख दिए A, डोमेन 3 रेंज रख दिए B, डोमेन 4 रेंज रख दिए C। बोलो इस बार डोमेन हमारा क्या हो गया 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 4 भी हो गया और रेंज हमारा कंप्लीट हो गया। रेंज क्या आ गया A B C, वही ना हमारा रेंज है। लेकिन 5 तो बचा हुआ है, तो 5 के साथ किसी को भी लिख दो, 5 के साथ A को लिख दो, 5 के साथ B को लिख दो, 5 के साथ C को लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो डोमेन क्या होगा सेट ऑफ फर्स्ट मेंबर 2 3 4 5 आया, और रेंज देखो A B C C, मतलब A B C आया। इसका मतलब कितना एलिमेंट इसमें होना चाहिए 4, 1 2 3 4। इस रिलेशन के अंदर मिनिमम कितना एलिमेंट चाहिए 4। क्या बच्चों ये समझ में आ गया? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बोलता है कि इसका हमारा क्या निकालना है परिसर सेकेंड मेंबर के सेट को। तो क्या बोला गया रिलेशन आर के अंदर, जरा बताइए। फर्स्ट मेंबर x है और सेकेंड मेंबर हमारा मॉड x है, और x का वैल्यू कितना कितना रखने बोला है, जल्दी बताइए। -2 -1 0 1 और 2 ये रखने बोला है। चलिए यहाँ पे तो फटाफट पेयर को रखिए। तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए। x का वैल्यू रखिए -2, तो सेकेंड मेंबर बोलिए मॉड के बाहर -2 आएगा तो वो -2 को क्या बना देगा +2। -1 रखिए फर्स्ट मेंबर, जब मॉड से बाहर निकलेगा तो 1 बन जाएगा। फर्स्ट मेंबर 0 रखिए, x का वैल्यू 0 तो मॉड 0 का वैल्यू 0। सेकेंड मेंबर मॉड के साथ है। आइए फिर से फर्स्ट मेंबर 1 रखिए तो सेकेंड मेंबर मॉड 1 होगा तो कितना हो जाएगा 1। फिर रखिए फर्स्ट मेंबर 2 रखिए तो सेकेंड मेंबर मॉड 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया बताइए। तो ये आप समझ में आया, ये मॉड है ना, जो आप फर्स्ट मेंबर x रखिएगा उसी का हमारा मॉड होगा सेकेंड मेंबर, होगा कि नहीं। तो क्या क्या हो जाएगा यहां से बताइए। इसका डोमेन
डोमेन कितना होगा, -2, -1, 0, 1, 2 होगा। और रेंज कितना होगा, 2, 1, 0, 1, 2 लिख चुके हैं। 0, 1, 2 कहीं है, ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि रिलेशन हमारा क्या दिया था, x और दूसरा mod x। तो आज हम लोग देखें तो कितने देर का क्लास, 1 घंटे 45 मिनट का क्लास हो चुका है बच्चों, क्योंकि ज़्यादा समय हमें लग गया फंक्शन को डिफाइन करने में। ठीक है, तो रहने देते हैं आज के क्लास को, कल हम लोग फंक्शन को कंप्लीट कर देंगे फाइनली। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना है, समय से पहले आपका सिलेबस को हम कंप्लीट करेंगे फुल डिटेल के साथ, ये मेरा दावा है। ठीक है बच्चों, तो क्या अभी तक फंक्शन का सारा प्रॉब्लम समझ में आ गया? अगर सारा प्रॉब्लम समझ में आ गया तो बिल्कुल आप हमें बताएं कमेंट करके, और अगर किसी भी स्लाइड में किसी में भी अगर प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट करके बताएं, हम उन चीज़ों को बिल्कुल अच्छी तरह से समझाएंगे। तब तक बच्चों आज हम लोग यहीं रहने देते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। ठीक है बच्चों, काफ़ी रात हो चुका है इसलिए आज रहने देते हैं, भूख भी लग गया है जोर का बच्चों। ठीक है, चलिए।